आइए बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर बीजेपी का अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता दें, 195 सीट के लिए नाम तय। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर 195 सीट के लिए नाम तय किए जा चुके हैं। 34 केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा के लिए उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर बीजेपी की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। बड़ी खबर बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। लोकसभा प्रत्याशियों की पहली लिस्ट 195 सीट के लिए नाम तय किया गया है। बड़ी खबर, इसमें 195 सीट के लिए नाम तय किया गया है। 34 केंद्रीय मंत्री भी के नाम भी, इसमें मध्य प्रदेश के 24 नाम, ये सीट की घोषणा की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश के 24 सीटों की घोषणा की गई है, नाम प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। 34 केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा के लिए उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए गए हैं, जिसमें 24 लोकसभा सीट मध्य प्रदेश, 24 लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए हैं। 34 मंत्री चुनाव लड़ेंगे। 195 सीट के लिए प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए हैं। लोकसभा के लिए उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। 195 सीट के लिए नाम तय किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 24 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम यानी कि उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, अब सिर्फ मध्य प्रदेश में 5 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर प्रत्याशियों के नाम तय नहीं किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर आपको 195 सीट के लिए प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए गए हैं, जिसमें से 34 मंत्रियों के नाम हैं। 34 सीटों पर मंत्री चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का। बड़ी खबर, यूपी के लिए 51 नाम तय किए गए हैं। तेलंगाना में 9, असम की 11 सीट के नाम तय कर दिए गए हैं। बड़ी खबर, बीजेपी की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसकी बड़ी ही शिद्दत से इंतजार था, लिस्ट जारी हुई है। पहली लिस्ट 195 सीट के लिए उम्मीदवारों के नाम तय किए गए हैं, जिसमें से 34 केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा के लिए उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एमपी के 24 सीटों के लिए नाम तय किए गए हैं। यूपी के 51 उम्मीदवारों के नाम तय किए गए हैं। तेलंगाना में 9, असम की 11 सीट के लिए नाम तय किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसका शिद्दत से इंतजार था, टकटकी लगी थी। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली लिस्ट जारी हुई है। 195 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। लोकसभा के लिए उम्मीदवारों के नाम तय किए गए हैं, ये घोषित कर दिए गए। एमपी के 24 सीटों के लिए नाम घोषित किए गए हैं। यूपी के लिए 51 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। तेलंगाना में 9, असम के 11 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। बीजेपी का अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें से बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। लोकसभा उम्मीदवारों की 195 सीट के लिए नाम घोषित किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नामों की घोषणा की गई है। 195 सीट के लिए नामों की घोषणा, प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई है। 34 केंद्रीय मंत्री भी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर, बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उम्मीदवार होंगे। एमपी के 24 सीटों के लिए नाम तय। यूपी के लिए 51 नाम तय। तेलंगाना में 9, असम की 11 सीट के लिए नाम तय हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव के लिए शनिवार को भाजपा की पहली लिस्ट जारी की गई। इनमें 195 प्रत्याशियों के नाम हैं। पीएम मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को टिकट दिया गया है। इनमें से 28 महिलाएं
47 युवा, 27 SC, 18 ST और 57 OBC प्रत्याशी हैं। भाजपा के दिल्ली स्थित मुख्य कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। शाम 6 बजे यह प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। आपको बताएं, इसमें लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम तय किए गए। सूत्रों के मुताबिक जो भाजपा की पहली लिस्ट है, आपको बता दें, भाजपा की पहली लिस्ट में पीएम मोदी को वाराणसी से, अमित शाह को गांधीनगर से, राजनाथ सिंह को लखनऊ से, स्मृति ईरानी को अमेठी से, धर्मेंद्र प्रधान को ओडिशा के संबलपुर से, ज्योतिरादित्य सिंधिया को ग्वालियर या गुना शिवपुरी, शिवराज सिंह चौहान को भोपाल या विदिशा और संबित पात्रा को ओडिशा के पुरी से टिकट देने की चर्चा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशियों की पहली सूची जारी। लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की सूची जारी है। पहली सूची में 195 उम्मीदवारों का ऐलान, 47 युवा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। पहली सूची में 28 महिलाओं के नाम, 57 OBC उम्मीदवारों को टिकट। MP की 24 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर घोषणा की गई है। 36 के 11 सीटों पर लोकसभा उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। यूपी से 51 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अरुणाचल वेस्ट से किरण रिजिजू को टिकट दिया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर आपको बताएं, दिल्ली बड़ी खबर, बीजेपी प्रत्याशियों की सूची यानी कि पहली सूची जारी की गई है। लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। पहली सूची में जैसा कि आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, 195 उम्मीदवारों का नामों का ऐलान किया गया है। 47 युवा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। पहली सूची में 28 महिलाओं का नाम है। 28 सीटों पर महिलाओं को उतारा गया है, उनके नामों की घोषणा की गई है। 57 OBC उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। MP की 24 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर घोषणा की गई है नामों के उम्मीदवारों की, यानी कि छत्तीसगढ़ में, जैसा कि अभी छत्तीसगढ़ की हम लोग बातचीत कर रहे थे, छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा की सीटें हैं और 11 लोकसभा की सीटों के 11 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम बीजेपी ने तय कर दिए हैं। यूपी से 51 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। यूपी में 80 लोकसभा की सीटें हैं, उनमें से 51 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। वाराणसी से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ेंगे, हालांकि अभी वो वहीं से सांसद हैं, वाराणसी से ही सांसद हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर आपको बताएं। आइए प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा बीजेपी ने, आइए सुनते हैं। उधमपुर से डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जम्मू से जुगल किशोर शर्मा। झारखंड राजमहल से श्री ताला मरांडी, दुमका शेड्यूल ट्राइब, राजमहल भी शेड्यूल ट्राइब रिजर्व है, दुमका सुनील सोरेन, गोड्डा श्री निशिकांत दुबे, कोडरमा श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, रांची संजय सेठ, जमशेदपुर विद्युत बरण महतो, सिंहभूम अनुसूचित जनजाति आरक्षित श्रीमती गीता कोड़ा, कुंटी अनुसूचित जनजाति आरक्षित श्रीमान अर्जुन मुंडा, लोहरदगा अनुसूचित जनजाति समीर उरांव, पलामू शेड्यूल कास्ट विष्णुदयाल राम, हजारीबाग मनीष जायसवाल, ऐसे झारखंड में 11। अब दक्षिण की ओर जाएंगे। केरल कासरगोड श्रीमती ML अश्विनी, कन्नूर श्री C रघुनाथ, वडकरा श्री प्रफुल्ल कृष्ण,
कोझिकोडे श्री एम.टी. रमेश, मल्लापुरम डॉक्टर अब्दुल सलाम, पोन्नानी श्रीमती निवेदिता सुब्रमण्यम, पलक्कड़ श्री सी कृष्ण कुमार, त्रिशूर श्री सुरेश गोपी, अल्पुजा श्रीमती शोभा सुरेंद्रन, पत्तन मतिट्टा श्री अनिल एंटनी, अटिंगल श्री वी मुरलीधरन जी, तिरुवनंतपुरम श्री राजीव चंद्रशेखर। 12 seats out of 20. Out of मध्य प्रदेश, मुरैना शिवमंगल सिंह तोमर, भिंड अनुसूचित जाति आरक्षित श्रीमती संध्या राय, ग्वालियर भारत सिंह कुशवाहा, गुना ज्योतिरादित्य सिंधिया, सागर श्रीमती लता वानखेड़े, टीकमगढ़ अनुसूचित जाति आरक्षित वीरेंद्र खाटी, दमोह राहुल लोधी, खजुराहो श्री वीडी शर्मा, सतना श्री गणेश सिंह, रीवा जनार्दन मिश्र, सीधी डॉक्टर राजेश मिश्रा, शहडोल श्रीमती हिमाद्री सिंह, जबलपुर श्री आशीष दुबे, मंडला अनुसूचित जनजाति फग्गन सिंह कुलस्ते, होशंगाबाद दर्शन सिंह चौधरी, विदिशा शिवराज सिंह चौहान, भोपाल आलोक शर्मा, राजगढ़ रोडमल नागर, देवास शेड्यूल कास्ट आरक्षित महेंद्र सिंह सोलंकी, मंदसौर सुधीर गुप्ता, रतलाम श्रीमती अनिता नागर सिंह चौहान, खरगोन श्री गजेंद्र पटेल, खंडवा श्री ज्ञानेश्वर पाटिल, बैतूल दुर्गादास उइके, राजस्थान बीकानेर अनुसूचित जाति आरक्षित अर्जुन राम मेघवाल, चूरू देवेंद्र धाजरिया, सीकर स्वामी सुमेधानंद सरस्वती, अलवर भूपेंद्र यादव, भरतपुर अनुसूचित जाति आरक्षित रामस्वरूप कोली, नागौर श्रीमती ज्योति मिर्दा, पाली श्री पी चौधरी, जोधपुर गजेंद्र सिंह शेखावत, बाड़मेर कैलाश चौधरी, जालोर
लुम्बाराम चौधरी, उदयपुर शेड्यूल ट्राइब आरक्षित मन्नालाल रावत, बांसवाड़ा शेड्यूल ट्राइब आरक्षित महेंद्र मालवीय, चित्तौड़गढ़ सीपी जोशी, कोटा श्री ओम बिरला, झालवाड़ बारान दुष्यंत सिंह, तेलंगाना करीमनगर श्री बंडी संजय कुमार, निजामाबाद अरविंद धर्मापुरी, जहीराबाद बीबी पाटिल, मलकजगिरी इटेला राजेंदर, सिकंदराबाद श्री जी किशन रेड्डी, हैदराबाद श्रीमती डॉक्टर माधवी लता, चेलवेल्ला कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी जी, नागर कुर्नूल शेड्यूल कास्ट आरक्षित पी भारत, भोंगीर बोरा नरसैया गौड़, त्रिपुरा वेस्ट श्रीमान विप्लव कुमार देव, उत्तराखंड टेरी गढ़वाल श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह, अल्मोड़ा श्री अजय टमटा, नैनीताल उधम सिंह नगर श्री अजय भट्ट, उत्तर प्रदेश कैराना श्री प्रदीप कुमार, मुजफ्फरनगर डॉक्टर संजीव कुमार बालियान, नगीना शेड्यूल कास्ट आरक्षित श्री ओम कुमार, रामपुर श्री घनश्याम लोधी, संभल श्री परमेश्वर लाल सैनी, अमरोहा श्री कंवर सिंह तंवर, गौतम बुद्ध नगर डॉक्टर महेश शर्मा, बुलंदशहर डॉक्टर भोला सिंह, मथुरा हेमा मालिनी, आगरा सत्यपाल सिंह बघेल, फतेहपुर सिकरी राजकुमार चाहर, एटा राजवीर सिंह राजू भैया, आंवला धर्मेंद्र कश्यप, शाहजहांपुर अरुण कुमार सागर, खीरी अजय मिश्रा टेनी, धौरहरा श्रीमती रेखा वर्मा, सीतापुर राजेश वर्मा, हरदोई शेड्यूल कास्ट रिजर्व जयप्रकाश रावत, मिश्रिक अशोक कुमार रावत, मिश्रिक भी एससी रिजर्व है, उन्नाव साक्षी महाराज, मोहनलालगंज एससी रिजर्व कौशल किशोर, लखनऊ माननीय राजनाथ सिंह जी, अमेठी श्रीमती स्मृति ईरानी, प्रतापगढ़ संगमलाल गुप्ता, फरुखाबाद मुकेश राजपूत, इटावा डॉक्टर रामशंकर कठेरिया,
कनौज श्री सुब्रत पाठक, अकबरपुर देवेंद्र सिंह भोले, जालौन अनुसूचित जाति आरक्षित भानु प्रताप सिंह वर्मा, झांसी अनुराग शर्मा, हमीरपुर कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, बांदा श्री आर.के. सिंह पटेल, फतेहपुर साध्वी निरंजन ज्योति, बाराबांकी एससी रिजर्व उपेंद्र सिंह रावत, फैजाबाद श्री लल्लू सिंह, अंबेडकर नगर श्री रितेश पांडे, श्रावस्ती श्री साकेत मिश्रा, गोंडा श्री कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया, दुमरियागंज श्री जगदम्बिका पाल, बस्ती श्री हरीश द्विवेदी, संत कबीर नगर प्रवीण कुमार निषाद, महाराजगंज श्री पंकज चौधरी, गोरखपुर रवि किशन, कुशीनगर श्री विजय कुमार दुबे, पासगांव कमलेश पासवान, लालगंज एससी रिजर्व श्रीमती नीलम सोनकर, आजमगढ़ दिनेशलाल यादव निरहुआ, सलेमपुर श्री रविंद्र कुशवाहा, जौनपुर श्री कृपाशंकर सिंह, चंदौली श्री महेंद्रनाथ पांडे, वेस्ट बंगाल कूच बिहार निशित प्रामाणिक, अलीपुरद्वार शेड्यूल ट्राइब मनोज तिग्गा, बेलूरघाट डॉक्टर सुकांता मुजुमदार, मालदा उत्तर खगेन मुर्मू, मालदा दक्षिण श्रीमती श्रीरूपा मित्रा चौधरी, बहरामपुर डॉक्टर निर्मल कुमार साहा, मुर्शिदाबाद गौरी शंकर घोष, रानाघाट एससी रिजर्व जगन्नाथ सरकार, बनगांव एससी रिजर्व श्री शांतनु ठाकुर, जयनगर एससी रिजर्व डॉक्टर अशोक कंडारी, जादवपुर डॉक्टर अनिर्बन गांगुली, हावड़ा डॉक्टर रथीन चक्रवर्ती, हुगली श्रीमती लॉकेट चटर्जी, कांती श्री सौमेंदु अधिकारी, घाटल हिरणमय चट्टोपाध्याय, पुरुलिया ज्योतिर्मय सिंह महतो, बांकुड़ा सुभाष सरकार, बिष्णुपुर सौमित्र खान, आसनसोल पवन सिंह, बोलपुर श्रीमती प्रिया साहा। ऐसे 195 की लिस्ट जिन प्रदेशों का विचार हुआ उसके बारे में जो तय हुआ उसकी जानकारी दी है। आने वाले दिनों में जब बाकी बैठक होगी तब जानकारी दी जाएगी। काफी लेट हुआ है, आपको इन सब के बारे में काफी जानकारी इकट्ठी करनी है, इसलिए धन्यवाद। भारत माता की जय। बीजेपी ने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस
खत्म हुआ है, जिसमें कि 195 लोकसभा उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। इनमें से अगर जो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की अगर जो बात की जाए पहली लिस्ट में, तो मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा की सीटें हैं, 24 पर नाम घोषित कर दिए गए हैं, 5 जो है नाम अभी शेष है, 5 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित नहीं किए गए हैं। केवल आपको बताएं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा, फिर खजुराहो से चुनाव लड़ेंगे। मुरैना से शिवमंगल सिंह तोमर, भिंड से संध्या राय, ग्वालियर से भारत सिंह कुशवाहा, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया, सागर से लता वानखेड़े, टीकमगढ़ से वीरेंद्र खटीक, दमोह से राहुल सिंह लोधी, खजुराहो से वीडी शर्मा, सतना से गणेश सिंह, रीवा से जनार्दन मिश्रा, सीधी से डॉक्टर राजेश मिश्रा, शहडोल से हिमाद्री सिंह, जबलपुर से आशीष दुबे, मंडला से फग्गन सिंह कुलस्ते, होशंगाबाद से दर्शन सिंह चौधरी, विदिशा से शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री रहे हैं, पूर्व में 18 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं और अब ये विदिशा से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। भोपाल से आलोक शर्मा को टिकट मिला है, राजगढ़ से रोड मलनागर को और देवास से महेंद्र सिंह सोलंकी को, मंदसौर से सुधीर गुप्ता को, रतलाम से अनीता नागर सिंह चौहान को, खरगोन से गजेंद्र पटेल, खंडवा से ज्ञानेश्वर पाटिल और बैतूल से दुर्गादास उइके के नाम घोषित किए गए हैं। तो ये जो मध्य प्रदेश की अगर जो बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं। एक बार फिर आपको बता दें, 24 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए गए हैं, नामों का ऐलान कर दिया गया है, जिनका मैंने अभी जिक्र किया, इन 24 नामों का। अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटें हैं और 11 लोकसभा यानी कि सारी की सारी लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम बीजेपी ने घोषित कर दिए हैं। रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल को, राजनांदगांव से संतोष पांडे को, दुर्ग से विजय बघेल को, सरगुजा से चिंतामणि महाराज को, कोरबा से सरोज पांडे को, बिलासपुर से तोखन साहू को और महासमुंद से रूप कुमारी चौधरी को, रायगढ़ से राधेश्याम राठिया को, बस्तर से महेश कश्यप को, कांकेर से भोजराज नाग को और जांजगीर से कमलेश जांगड़े को ये जो टिकट है ये दिए गए हैं। ये कुल मिलाकर के ये नाम जो हैं, ये नाम दे दिए गए हैं। पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, और बताया भी गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कौन कौन से जो सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। तो लगातार हम बता रहे हैं कि आज बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपनी बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट है और पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी गई है। मध्य प्रदेश में 29 में से 24 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। विधानसभा चुनाव में लगातार अगर जो बृजमोहन अग्रवाल की हम बात करें, बृजमोहन अग्रवाल की बात करें तो विधानसभा चुनाव में लगातार बृजमोहन अग्रवाल जीते हैं। संगठन और कार्यकर्ताओं में अच्छी पकड़ है इनकी। अग्रवाल समाज का जातिगत समीकरण इनका मजबूत है। भौगोलिक समीकरण के हिसाब से बृजमोहन को जिम्मा दिया गया है। तोखन साहू लोरमी से भाजपा विधायक रह चुके हैं। इस क्षेत्र से
धर्मजीत भी जनता कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे। उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली और तखतपुर से जीते। तो जसविंदर सिंह बग्गा जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर आपका स्वागत करेंगे हम, क्योंकि अब बीजेपी की जो लिस्ट थी ये बहुत प्रतीक्षित थी कि अब जारी हो जाए। कल से ही इंतजार पत्रकार कर रहे थे, लोगों को भी इंतजार था कि बीजेपी किनको चुनाव लड़ाती है, क्या करती है बीजेपी, किस सीट पर कौन उतरेगा। एक बार फिर बग्गा साहब आपका हम स्वागत करेंगे। और अब बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। आपको पहले तो शुभकामनाएं। 195 लोकसभा उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है, जिसमें अगर जो छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटों पर जो है 11 की 11 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम बीजेपी ने घोषित कर दिए हैं। अगर रायपुर की बात की जाए तो यहां ब्रजमोहन अग्रवाल, राजनांदगांव से संतोष पांडे जी, दुर्ग से विजय बघेल, सरगुजा से चिंतामणि महाराज, कोरबा से सरोज पांडे, बिलासपुर से तोखन साहू, महासमुंद से रूप कुमारी चौधरी, रायगढ़ से राधेश्याम राठिया, बस्तर से महेश कश्यप, कांकेर से भोजराज नाग और जांजगीर से कमलेश जांगड़े। तो ये नाम है 11 के 11 नाम जो बीजेपी ने अभी घोषित किए हैं छत्तीसगढ़ में। सबसे पहले हम बात करेंगे रायपुर की। तो रायपुर में ब्रजमोहन अग्रवाल को, रायपुर जो लोकसभा सीट है इसमें ब्रजमोहन अग्रवाल को यहां पर उतारा गया है चुनाव मैदान में। क्या लगता है आपको, रायपुर से ब्रजमोहन अग्रवाल को उतारने के पीछे की रणनीति क्या हो सकती है? सबसे पहले आपको आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं मैं। और भारतीय जनता पार्टी की तैयारी तो लगातार उस दिन से आप सबको, हम सबको दिख रही थी जिस दिन से हमने विधानसभा चुनाव संपूर्ण किए थे। दिसंबर में जब रिजल्ट आया था उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों में लगी हुई थी। हम क्रमशः कदम दर कदम बढ़ते हुए अपने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं तक से संपर्कित थे और उनके मन के भावों को स्वीकारते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 11 सीटों पर अपने तपे हुए कार्यकर्ता उतारे हैं। आपके लिए नामों की उत्सुकता हो सकती थी, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को नामों की उत्सुकता कभी नहीं होती। हमें यह पता है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, संगठन की पार्टी है, विचारों की पार्टी है और हम कमल फूल के निशान पे चुनाव लड़ते हैं। प्रत्याशी कोई भी हो सकता है। जिस प्रकार आपने रायपुर की बात की, माननीय ब्रजमोहन अग्रवाल जी को उतारा गया यहां से लोकसभा चुनाव के लिए, तो ब्रजमोहन जी के साथ आपने भी देखा, हमने भी देखा, लगातार वो अजय योद्धा के रूप में चुनाव दर चुनाव जीतते हुए उन्होंने 8 बार विधायक बनने का रिकॉर्ड स्थापित किया साहब। छत्तीसगढ़ में एक भी चुनाव ऐसा नहीं रहा जब माननीय ब्रजमोहन जी को किसी प्रकार के चुनाव में कोई कठिनाई के अनुभव को देखते हुए, उनके लगातार तपस्या को देखते हुए पार्टी ने निर्णय किया है कि अब उनका स्थान देश की बड़ी चौपाल संसद में होना चाहिए और पार्टी ने उनके नाम पर निर्णय किया है। जब जैसा कि ये देखा गया है कि विधानसभा चुनाव में ब्रजमोहन अग्रवाल लगातार जीते हैं, लगातार जीतते रहे हैं, संगठन और कार्यकर्ताओं में अच्छी इनकी पकड़ है और अग्रवाल समाज का जातिगत समीकरण भी मजबूत है। तो क्या ये सारी खूबियां देख करके बीजेपी ने इस बार चुनाव किया है कि हाँ, अब किसी भी तरीके से हमें खोना नहीं है, 11 की 11 सीटों का जो लक्ष्य रखा गया था और इस तरह से अगर जो लोगों को उतारा जाए कि जातिगत समीकरण भी सही रहे, संगठन में उनकी पैठ भी सही रहे, संगठन के लोगों से तालमेल बढ़िया हो और लगातार विधानसभा चुनाव जीतने का एक तरह से एक आनंद है, उनको बराबर अनुभूति होती रही है और उसी आनंद से लोकसभा चुनाव लड़े। तो क्या ये सारी चीजें देख करके बीजेपी ने उतारा है? गौरव जी, आपकी बहुत सारी बातों में सहमत हूं मैं, लेकिन एक बिंदु पर विनम्रता पूर्वक असहमति व्यक्त करते हुए अपनी बात को रखता हूं जी। माननीय ब्रजमोहन जी को चुनने का निर्णय, इस निर्णय के पीछे में आपने जो कहा उनका सुदीर्घ राजनीतिक अनुभव है, चुनावों में काम करने का अनुभव है, संगठन में काम करने का अनुभव है, लेकिन मैं यहाँ पर आपसे सहमत हूँ कि उन्हें अग्रवाल समाज का होने के नाम से टिकट दी गई है। ब्रजमोहन जी सभी समाज के जी
की उतनी ही स्वीकार्यता जितनी अग्रवाल समाज में है। वह जब से राजनीति में आए हैं उन्होंने सर्वधर्म समभाव का शानदार उदाहरण रायपुर में प्रस्तुत किया है। आपको पता है उनकी जो विधानसभा की सीट है उसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता भी हैं। इसके बावजूद उनका भी स्नेह प्यार आशीर्वाद मत के रूप में उनको प्राप्त होता रहा है। तो बृजमोहन जी को चुनने के पीछे अग्रवाल समाज वाले समीकरण से मैं असहमत हूं आपसे गौरव जी, विनम्रता पूर्वक। बाकी आपकी सारी बातें स्वीकार है जी। एक चीज और हम जानना चाहेंगे कि जो भी चुनाव किया गया है, देखिए हम भले ही आप अस्वीकार कर रहे हैं कि जातिगत समीकरण जो है अग्रवाल समाज में इनकी पैठ ज़्यादा है, अग्रवाल समाज से भी आ रहे हैं, लेकिन आपका कहना है कि सभी वर्गों में पैठ है। अच्छी बात है, सभी वर्गों में पैठ है, तभी बीजेपी ने चुनाव किया है। ऐसी कच्ची गोलियां तो खेलेगी नहीं बीजेपी, क्योंकि 11 की 11 सीटों पर उन्हें आना है। लेकिन भौगोलिक समीकरण के हिसाब से बृजमोहन अग्रवाल जी को किस तरह से फिट माना गया है? जी एक बार फिर से मैं पूरा सुन नहीं पाया आपको। जैसा कि हमारा सवाल यह है कि रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल जी को उतारा गया है, इसमें कई समीकरण होते हैं। भौगोलिक समीकरण भी वहां पर देखे जाते हैं, जातिगत समीकरण भी देखे जाते हैं, वर्गों के समीकरण भी देखे जाते हैं, और जो अभी चर्चा चल रही थी कि संगठनात्मक भौगोलिक समीकरण के हिसाब से कैसा फिट पाया गया है इनको? देखिए मुझे लगता है गौरव जी, भारतीय जनता पार्टी में किसी कार्यकर्ता को किसी चुनाव के लिए चुनने का एकमात्र जो समीकरण हो सकता है वह है कि उसकी राजनीतिक रूप से अनुभव कितना है और पार्टी के प्रति निष्ठा कितनी अगाध है। इन दो बिंदुओं पर निर्णय करके और कार्यकर्ताओं से, नीचे के कार्यकर्ताओं से उनके बारे में फीडबैक लेके पार्टी अपना निर्णय करती है। इस बीच अगर कोई समीकरण सध जाता है तो सधता रहे। एक ही समीकरण है, हम एक ऐसे व्यक्ति को चुनाव में लेकर जाना चाहते हैं, पार्टी लेके जाना चाहती है जिसके अंदर राष्ट्र चिंतन कूट कूट कर भरा हो और जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के साथ अपने आप को तालमेल बिठा के राष्ट्र की उन्नति में अपना सहयोग कर सके। और मुझे लगता है बृजमोहन अग्रवाल जी ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी हमारे एक राजनेता है जिन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र चिंतन में लगाया है और पार्टी उन्हें दिल्ली ले जाकर उनकी इस योग्यता का उपयोग ही करना चाहती है। जी, तो कुल मिलाकर के आप का कहना है कि देखिए दिल्ली ले जाना चाहती है पार्टी, रायपुर से ही चुनाव क्यों लड़ाया? क्योंकि अगर जो जातिगत समीकरण की बात नहीं है और भौगोलिक समीकरण की भी अगर जो आप नहीं है, हर वर्गों में इनका पैठ है, सारी चीजें हैं, तो रायपुर से ही क्यों नहीं? क्यों दूसरी जगह से क्यों नहीं? रायपुर उनकी कर्मभूमि है, उनकी जन्मभूमि है। उन्होंने जब से राजनीति प्रारंभ की है रायपुर शहर में ही रामसागर पारा से उन्होंने अपनी राजनीति प्रारंभ की है और लगातार शहर की राजनीति में सक्रिय है। इसलिए चूंकि मंत्री के रूप में शहर के नजदीक की सारी विधानसभाओं में उनकी बहुत अच्छी पैठ है, वो कहीं से भी पार्टी उन्हें चुनाव लड़ती, अनारक्षित सीट से वह लड़ते और जीत के दिल्ली पहुंचते। लेकिन चूंकि उनकी जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, मुझे लगता है इसलिए पार्टी ने रायपुर को चुना है। जी, पार्टी ने इसलिए रायपुर को चुना है। साथ ही साथ अगर जो दुर्ग की बात करें, दुर्ग लोकसभा की, तो यहां से विजय बघेल को उतारा गया है। इसके पीछे के कुछ कारण बता सकते हैं कि दुर्ग से विजय बघेल को क्यों उतारा गया है? क्या विशेषताएं देखा गया है? विजय बघेल जी पिछले लोकसभा चुनाव में लगभग 4 लाख वोटों से जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। उनका 5 वर्षों का जो कार्यकाल है सतत सक्रियता का कार्यकाल है, लगातार अपने क्षेत्र के विषयों को लेकर संसद में मुखर रहे हैं और उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। पार्टी ने उन्हें निर्देश किया कि इस बार उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ना है और विजय बघेल बिना किसी नानुकुर के विधानसभा चुनाव में उतरे, उस क्षेत्र से उतरे जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का क्षेत्र है साहब, पाटन। और पाटन में उन्होंने मुख्यमंत्री को लगभग घेर दिया। देखिए, एक क्षेत्र का मुख्यमंत्री सिटिंग सीएम जो होता है वो कितने कम मतों से जीत के विधानसभा पहुंचा है, आपने देखा है। इसलिए पार्टी ने उनकी उपयोगिता समझी है और उन्हें दोबारा टिकट दी है। और विश्वास रखिए विजय बघेल जी अपने जीत के अंतर को बढ़ाते हुए इस बार और अधिक मतों से जीतेंगे। बिल्कुल।
और भी तमाम नाम हैं जिनके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। बिलासपुर से तोखन साहू हैं, कोरबा से सरोज पांडे हैं। बिलासपुर से वही सवाल कि तोखन साहू को जो है बिलासपुर से ही क्यों उतारा गया है? इस सवाल का जवाब वही है ना साहब। तोखन साहू लोरमी से चुनाव लड़के विधायक बने, संसदीय सचिव बने थे और लोरमी बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र में आता है। आप इस बात के लिए बड़ा प्रतिबद्ध क्यों दिखते हैं कि किसी नेता को हम दूसरे क्षेत्र में लगा के चुनाव लड़वाएं? एक सरोज पांडे जी की बात को भर आप छोड़ दें, बाकी सारे नेताओं को उनके लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत चुनाव लड़वाया गया है। तोखन साहू चूंकि लोरमी के विधायक रहे हैं, उनका पूरा क्षेत्र में संपर्क अच्छा है, इसलिए उनको बिलासपुर से टिकट दी गई है। जी कुल मिलाकर के अगर जो देखा जाए तो स्थितियां जो है बहुत ही जैसे कि आप बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के हर नेता के बारे में आप अच्छी तरह से बता पा रहे हैं और हम इसीलिए पूछ रहे हैं कि दर्शकों को ये चीज़ें जाए कि बीजेपी ने कितनी तैयारी करके अपने प्रत्याशियों को यहाँ उतारा है और किस किस समीकरण को विशेष ध्यान रखा गया है। अगर जो देखा जाए जांजगीर से कमलेश जांगड़े को उतारा गया है। कमलेश जांगड़े जांजगीर चांपा और महासमुंद से रूप कुमारी चौधरी, रायगढ़ से राधेश्याम राठिया, ये सो जो भी प्रत्याशियों को उतारा है बीजेपी ने, वास्तव में अपने अपने क्षेत्र में और उनकी योग्यताओं को तो जरूर देखा होगा, विशेष रूप से देखा होगा, ध्यान रखा होगा। जैसा कि आप कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल ये एक अच्छी सी बात है, एक कॉमन सी बात है कि जब प्रत्याशियों के गुणों अवगुणों और उसके प्रभाव की तुलना करके टिकट दिया जाता है तो वास्तव में जहां प्रभावशाली दिखता है प्रत्याशी वहां उतारा जाता है। सवाल यहां पर यह है कि पिछली लोकसभा सीटों में, अगर जो पिछले लोकसभा चुनाव की बात किया जाए तो 11 के सीटों में से 9 सीटें जो थी वो आपकी थी, मतलब बीजेपी की थी। बाकी जो 2 सीटें थीं वो हमको लग रहा है कि कोरबा जो सीट थी जहां से सरोज पांडे जी को उतारा गया है वो आपके खाते में नहीं आई थी, कोरबा सीट और बस्तर की। तो कोरबा से सरोज पांडे जी को उतारने के पीछे क्या रणनीति है कि इस बार सरोज पांडे जी ही उस सीट को निकाल ले जाएंगी? देखिए, सरोज पांडे जी राष्ट्रीय स्तर की नेत्री हैं। लगातार पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पे काम करने का मौका दिया है। अभी भी वो राज्यसभा की सांसद रही हैं और राज्यसभा की सांसद रहते रहते पार्टी ने उन्हें, देखिए हमारी पार्टी की एक रणनीति थी कि जिन सीटों पर हम हारे हैं, बस्तर और कोरबा, इन 2 सीटों पर हमने 5 साल पूरा फोकस रखा कि किस प्रकार से अगले लोकसभा चुनाव में जो 2024 में होने जा रहे हैं, जो आ ही गए हैं, इन दोनों सीटों को भी हम जीत सकते हैं। और ये तब की बात है जब हम विधानसभा चुनाव पूरी तरह हार गए थे। कांग्रेस 68 सीटों के साथ सत्ता में थी, फिर भी हमने 5 वर्ष बस्तर और कोरबा ऐसी 2 लोकसभा सीटों पर पूरा फोकस रखा है। सुश्री सरोज पांडे जी को पार्टी नेतृत्व ने, केंद्रीय नेतृत्व ने कोरबा में काम करने के लिए लगातार कहा। सरोज पांडे जी लगातार वहां सक्रिय रही है। आपने देखा होगा पिछले साल 1.5 साल में सरोज पांडे जी अपने राज्यसभा के मद को लेकर भी कोरबा के लोकसभा क्षेत्र में किस प्रकार सक्रियता से काम करती दिखी हैं, किस प्रकार से विभिन्न कार्यों में उनकी उपयोगिता पार्टी ने उपयोग किया उन्हें। और इस कारण से कि हम हर हाल में 11 की 11 सीटें जीत के मोदी जी के संकल्प जो उन्होंने हमको दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को 370 सीटों पे जीतना है और एनडीए को 400 पार सीटें तक लेके जाना है, उसमें छत्तीसगढ़ की भूमिका 11 में 11 सीटों की है। इसलिए पार्टी नेतृत्व ने तय जी जैसी कद्दावर नेत्री को, जिनका कद पूरे छत्तीसगढ़ में हम सब देखते हैं, समझते हैं उनके कार्य की शैली को, और एक जुझारू नेत्री के रूप में जिन्होंने अपने आप को स्थापित किया है, उनको हमने कोरबा की टिकट दी है। और विश्वास मानिए इस बार हम कोरबा भी फतह करने जा रहे हैं। जी, कोरबा भी आप फतह करने जा रहे हैं और इसी हिसाब से बस्तर भी फतह करने जाएंगे। महेश कश्यप जी को उतारने के पीछे, अरे 11 में 11 जीतेंगे तो बस्तर भी फतह होगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो जी चलिए बिल्कुल
बहुत बहुत धन्यवाद इन सब जानकारी के लिए, क्योंकि हमारे दर्शकों को जो अभी जिनको ये पूरी जानकारी नहीं थी, इनके लिए आपने इतनी अच्छी बातें बताई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल, जो रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, और यहां से बृजमोहन अग्रवाल को चुनाव मैदान में बीजेपी ने उतारा है। उन स्क्रीन पे जो चल रहा है लगातार भौगोलिक समीकरण के हिसाब से बृजमोहन अग्रवाल का जो जिम्मा है, ये भी है साल 1990 में पहली बार ये विधायक बने थे। ये बृजमोहन अग्रवाल की जो स्पेशल मतलब जो राजनीतिक जीवन है उसके बारे में हम आपको दिखा रहे हैं। अब हम हमारे साथ आलोक सोती जी, डॉक्टर आलोक सोती जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में आलोक सोती जी। अब एक बात हम कहेंगे कि उत्तर प्रदेश की बात की जाए, मध्य प्रदेश की बात की जाए, छत्तीसगढ़ की बात की जाए, और अगर जो पूरा बात किया जाए बीजेपी के लिस्ट की, तो 195 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम की घोषणा बीजेपी ने कर दी है। इसमें से अगर 51 शुभ अंक माना जाता है उत्तर प्रदेश का, तो 51 लोकसभा सीटों पर 80 में से 51 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए गए हैं उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश की अगर जो बात की जाए तो यहां पर मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं और यहां पर 24 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। वहीं अगर जो छत्तीसगढ़ की बात कर लिया जाए तो 11 की 11 लोकसभा सीटों में सबके नाम घोषित कर दिए गए हैं। इस पर चूंकि छत्तीसगढ़ पर हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता बने हुए थे और उन पे चर्चा हुई है। हम रुख करेंगे मध्य प्रदेश की तरफ। मध्य प्रदेश में अगर जो देखा जाए तो जो राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं, जिन राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रख करके प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है या प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई है 29 में से 24 लोकसभा सीटों पर, उस पर हम ध्यान देंगे। और एक चीज हम जानना चाहेंगे आपसे कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से टिकट दिया गया है। इसकी अटकलें भी लगाई जा रही थी, इसकी काफी अटकलें लगाई जा रही थी। और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि विदिशा से ही पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ही टिकट क्यों दिया गया है? देखिए, शिवराज सिंह चौहान जो कि मामा के नाम से पॉपुलर है आपके मध्य प्रदेश में, तो जाहिर सी बात है उनको कहीं से भी टिकट दिया जाता तो वो अपनी उम्मीदवारी पे खरा उतरते, क्योंकि अभी भी जब से वो काफी लंबे समय तक उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद जो है इस बार उनका जो है उनकी जगह जो है डॉक्टर मोहन यादव जी आए हैं। लेकिन ये बात तय हो गई थी कि इनको केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आप लोकसभा का उनको चुनाव लड़ाया जा रहा है। विदिशा एक ऐसा है जिसको आप कह सकते हैं कि ये बीजेपी का गढ़ है, यहाँ पे आसानी से सीट निकाली जा सकती है। हम आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे, रोकना चाहेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रियंका दुबे जी जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर संजय शेखर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर आलोक सोती कुछ कह रहे हैं अपनी इनके उत्तर पूरे हो जाए उसके बाद हम आप लोगों के पास भी आएंगे, छत्तीसगढ़ की भी बात होगी। प्रियंका दुबे जी बीजेपी की तरफ से यहाँ ही हैं, तो इनसे भी कुछ प्रश्नों के उत्तर जरूर लेंगे। डॉक्टर आलोक सोती जारी रखिए। जी, तो आप कह रहे थे कि विदिशा कोई बीजेपी के लिए का गढ़ रहा है, वहां से जीतते चले आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वो उनका जो कद है शिवराज जी का, वो कहीं से भी चुनाव लड़े पूरे मध्य प्रदेश में सर्वमान्य नेता है, जीत जाएंगे। लेकिन आप एक चीज और देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी टिकट मिल गया है और गुना से मिला है जो उनका क्षेत्र है। आप देख रहे हैं, तो ये जो दो नाम है आपके मध्य प्रदेश में, एक बड़े नाम है, बड़े गद्दावर नेता है जिनपे आप देख रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में आए हैं, वो केंद्रीय मंत्री हैं।
नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, उनको भी मैदान में उतारा जा रहा है और उनको भी पसीना एक बार फिर से बहाना पड़ेगा। तो कुल मिला के जो सीटों का ऐलान हुआ है वो काफी अच्छा है, विधिवत रूप से है। उम्मीद है कि वैसे भी यहाँ रिजल्ट आज 100% रिजल्ट आपको मध्य प्रदेश में मिलता है। हमें उम्मीद है कि बीजेपी ने काफी गहन अध्ययन करके सीटों का बंटवारा किया है और जिसका उसको लाभ आगामी लोकसभा में मिलना चाहिए। जी, विदिशा से इनको टिकट देने का मतलब अगर आपके अनुसार अगर जो देखा जाए तो ये है कि यहाँ आसानी से जीत सकते हैं और केंद्र में जाकर के कुछ अहम भूमिका निभा सकते हैं। शायद पारितोषिक देना चाहती है बीजेपी, आपके कहने का तात्पर्य है? जी जी जी, देखिए कोई भी बड़ा नेता होता है, आप देखिए हमेशा वो डिफेंस पे रहता है। चाहे आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, अमेठी देख लीजिए और या आप देख लीजिए रायबरेली देख लीजिए, दोनों कांग्रेस की बड़ी पैतृक सीटें रहे हैं। कांग्रेस में जो इंदिरा गांधी थी वो रायबरेली से थी और राजीव गांधी जो है अमेठी से लड़ते थे। तो जो भी कोई बड़ा नेता होता है उसके लिए हमेशा, चाहे विपक्ष हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, आपके यहाँ तो दो ही पार्टी हैं, ऐसे में हमेशा जो है डिफेंसिव ही रहा जाता है। जो ऐसी सीटें होती है जिसपे जीत सुनिश्चित होती है, वहीं से बड़े नेता को हमेशा लड़ाया जाता है। प्रियंका दुबे जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। प्रियंका दुबे जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो हमारे प्रश्नों का जवाब जरूर दें। कि जैसा कि ये कहा जा रहा है कि विदिशा से पहले से अटकलें लगाई जा रही थी कि शिवराज सिंह चौहान जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनको टिकट मिलेगा और आसान जीत होगी, यहाँ से उनके लिए कोई कठिनाई नहीं होगी, जो इसलिए कि उनको जो विधानसभा चुनाव था उनमें उनकी बहुत भूमिका थी और लाडली बहनों की बहुत बड़ी भूमिका थी। उनकी यह योजना एक चमत्कारिक काम की और काफ़ी बहुमत से वो यहाँ पर बहुमत के साथ जीत दर्ज करा पाए। तो क्या इनाम के तौर पर विदिशा की सीट दी गई है? देखिए, विदिशा से पहले भी उनका रिश्ता रहा है और जिस तरह से उनकी लोकप्रियता है और जिस तरीके से उनके सर्वजनों के साथ में जो उनके संबंध है, और चाहे वो बांजा भांजी के मामा जी हो चाहे बहनों के भाई हो, इसके अलावा भी अगर हम देखा जाए तो जो इनका एक लंबा सफर मध्य प्रदेश के साथ में एक बहुत अच्छा रिपोर्ट कार्ड रहा है और उन्हीं के निर्देशन में और नेतृत्व में हम कहा जाए तो पिछले इलेक्शन में हम लोगों ने जो मेहनत करी, मार्गदर्शन उनका मिला और केंद्र के निर्देश अनुसार उन्होंने जिस तरीके से नीति को जमीनी स्तर तक लागू किया है, तो जो उनकी लोकप्रियता है मुझे नहीं लगता कि उनके लिए कोई भी जगह कठिन होगी। और रही बात पारितोषिक की या किसी और चीज की, तो ये बात हम भी जानते हैं कि उन्होंने 2003 के बाद से जब वो हमारे शासन शुरू हुआ और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हमारे साथ में जैसे उनका नेतृत्व तो हमें मिलना शुरू हुआ है, तो आज हम काफी अच्छी स्थिति में मध्य प्रदेश को देखते हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे युवा हो, चाहे स्थिति के ऊपर उन्होंने हर क्षेत्र में कार्य किया और काफी मेहनत करी। तो उनकी चलिए बिल्कुल हम आपके पास आएंगे प्रियंका दुबे जी हमारे साथ। ठीक है प्रियंका दुबे जी हम आपके पास आ रहे हैं। डॉक्टर संजय शेखर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संजय शेखर, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल जी। डॉक्टर संजय शेखर, आज बीजेपी ने जो लिस्ट जारी किया है, छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा की सीटें हैं और 11 लोकसभा प्रत्याशियों के नाम उन्होंने घोषित कर दिए हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो नाम घोषित किए गए हैं, इनके पीछे का बीजेपी का समीकरण क्या है? चाहे रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल हों, जांजगीर से कमलेश जांगड़े हों, या फिर कोरबा से सरोज पांडे और बस्तर से महेश कश्यप। सबसे पहले तो आप इनके बारे में ये समीकरण बता दीजिए, क्योंकि ये दो जो सीटें थीं वो कांग्रेस के पास थीं और यहाँ पर जो इस बार उम्मीदवार उतारा गया है सरोज पांडे जी को कोरबा से और बस्तर से महेश कश्यप जी को, जी ये क्या समीकरण इसके पीछे का हो सकता है? देखिए, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी 11 की 11 सीटें जीतनी है और 11 की 11 सीटें जब जीतनी है तो वो तमाम जो समीकरण है, चाहे वो सोशल इंजीनियरिंग की बात की जाए, चाहे सामाजिक समीकरण की बात की जाए, क्षेत्रीय संतुलन की बात की जाए, राजनीतिक समीकरण की बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी सबको साथ करके काम करती है। और उसी के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो
सरोज पांडे दुर्ग से दावेदार बताई जा रही थी, वो चाह रही थी, लेकिन उनको कोरबा भेजा गया है क्योंकि कोरबा में ज्योत्सना महंत के साथ उनका मुकाबला होगा और कोरबा में ज्योत्सना महंत के सामने भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत कैंडिडेट चाहिए था, महिला कैंडिडेट चाहिए था और ऐसा कैंडिडेट चाहिए था जो उनको शिकस्त दे सके। और सरोज पांडे को पहले ही ये संकेत दे दिए गए थे कि आपको कोरबा से चुनाव लड़ना है और यही वजह है कि सरोज पांडे ने कुछ दिन पहले ही राज्यसभा की उनकी सदस्यता समाप्त होने से कुछ दिन पहले ही कोरबा के लिए अपने सांसद पोस्ट से पीएम जो जी डॉक्टर संजय शेखर, हम आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे। हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़ चुके हैं। गौरव मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता बीजेपी मध्य प्रदेश से, माफ कीजिएगा यूपी से। गौरव मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और साथ ही साथ दिनेश सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर संजय शेखर कुछ बातें कह रहे हैं, छत्तीसगढ़ की चर्चाएं चल रही हैं, तो सबसे पहले उनकी बातें पूरी हो जाएं तो बारी बारी से हम आप सबके पास भी आएंगे और जरूर आपसे कुछ राजनीतिक तथ्य जानने और समझने का प्रयास करेंगे। जी डॉक्टर संजय शेखर। जी, जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि सरोज पांडे को पहले से ही ये संकेत दे दिए गए थे और यही वजह है कि सरोज पांडे ने राज्यसभा की सदस्यता का कार्यकाल उनका समाप्त होने से पहले उन्होंने कोरबा के लिए राशि जारी की अपने फंड से। तो ये पहले से वहां से चुनाव लड़ेंगी। और बृजमोहन अग्रवाल की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के एकमात्र ऐसे बीजेपी के विधायक रहे हैं जो जब से चुनाव उन्होंने शुरू किया तब से कभी उनको हार का मुंह नहीं देखना पड़ा और लगातार वो जीतते रहे हैं। तो रायपुर के लिए सबसे मुफीद कैंडिडेट वो थे। सरगुजा की बात की जाए तो चिंतामणि महाराज जो कि कांग्रेस में थे, पहले पिछले विधानसभा चुनाव से पहले वो भारतीय जनता पार्टी में आए और भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद उसी समय उनको वादा किया गया था कि आपको आपका उपयोग आगे किया जाएगा। और संत गहिरा गुरु है, उनके परिवार से संबंधित हैं वो, सरगुजा से लेकर के जसपुर तक उनका पूरा प्रभाव है पूरे सरगुजा अंचल में, इसलिए जिताऊ कैंडिडेट के रूप में उनको वहां पर मौका दिया गया है। इसी तरीके से बिलासपुर की बात करेंगे तो साहू को मौका दिया गया है। साहू समीकरण वहां पर हावी रहता है। पहले वहां से अरुण साव जो कि अभी डिप्टी सीएम है, वो बिलासपुर का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो उनकी जगह पे फिर से एक साहू समाज के एक व्यक्ति को, तोहन साहू को वहां से मैदान में उतारा गया है। महासमुंद से बात करें तो रूप कुमारी चौधरी को टिकट दी गई है। हालांकि अजय चंद्राकर भी वहां से उनके नाम की भी चर्चा थी, लेकिन रूप कुमारी चौधरी को वहां पर जिताऊ कैंडिडेट के तौर पर देखा गया है। कांकेर से भोजराम राणा जो कि पहले भी विधायक रहे हैं, उनको मौका दिया गया है और वो आदिवासी क्षेत्रों में उनकी काफी पैठ है। वहां पर आदिवासी जो पूजा पद्धति है उसके एक बैगा के तौर पे भी जाने जाते हैं। पूजा पद्धति में उनकी रुचि रहती है और इसलिए आदिवासी क्षेत्रों में काफी लोकप्रिय हैं वो, और उनको कांकेर से मौका दिया गया है। इसी तरीके से आप रायगढ़ से बात करेंगे तो रायगढ़ से राधेश्याम राठिया को मौका दिया गया है। ट्राइबल बेल्ट है और ट्राइबल बेल्ट में वहां पर राठिया समुदाय का काफी अच्छा खासा दखल है। इसको देखते हुए, एक सामाजिक समीकरण को देखते हुए वहां पर मौका दिया गया है। जांजगीर चांपा से बात करेंगे तो बीजेपी का सबसे महत्वपूर्ण और रेड जोन का जो एक सीट है, क्योंकि जांजगीर चांपा के लोकसभा क्षेत्र के सभी विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई है, तो उसको जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती की तरह है। और वहां पर सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखते हुए कमलेश जांगरे को वहां से टिकट दिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि जांजगीर चांपा जो पूरा लोकसभा क्षेत्र है, वहां पर अनुसूचित जाति वर्ग का जो वोट बैंक है वो बहुत ज्यादा है और इसीलिए वहां पर सामाजिक समीकरण को देखते हुए अनुसूचित जाति वर्ग से कमलेश जांगरे को वहां पर टिकट दिया गया है।
राजनांदगांव से बात करें तो राजनांदगांव में रिपीट किया गया है संतोष पांडे को। संतोष पांडे पहले से अभी सांसद है, वहां उनकी टिकट नहीं काटी गई है। आरएसएस से उनका संबंध है, संगठन में उनकी अच्छी पकड़ है और इसलिए उनका टिकट नहीं काटा गया है, उनको रिपीट किया गया है। इसी तरीके से दुर्ग से जो है वो रिपीट किया गया है। जो मौजूदा सांसद है उनको विधानसभा में भी टिकट दी गई। भूपेश बघेल के सामने उनको उतारा गया था, लेकिन भूपेश बघेल के सामने उनको हार का सामना करना, लेकिन विजय बघेल को पर पार्टी ने भरोसा जताया है और उनको फिर से दुर्ग से उम्मीदवार बनाए हैं। तो इस तरीके से सभी समीकरण, चाहे ओबीसी वोट बैंक की बात की जाए, चाहे एसटी वोट बैंक की बात की जाए, चाहे एसटी वोट बैंक की बात की जाए, चाहे सामान्य की बात की जाए, सबको भारतीय जनता पार्टी ने साधने की कोशिश की है और कोशिश की है कि जो सर्वाधिक। तो क्या ये जो 11 लोकसभा की सीटें थी, इसमें 9 जो लोकसभा की सीटों पर काबिज थी बीजेपी, इसमें दुर्ग और राजनांदगांव ये 2 सांसद रिपीट किए गए हैं। जी डॉक्टर संजय शेखर। बिल्कुल, दुर्ग और राजनांदगांव को रिपीट किया गया है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो राजनांदगांव के सांसद थे संतोष पांडे, वो संगठन के व्यक्ति हैं, समर्पित कार्यकर्ता हैं, आरएसएस से उनका संबंध है और लोकसभा में उनका परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा रहा है। चाहे वो अलग अलग डिबेट की बात की जाए, चाहे अलग अलग प्रश्न की बात की जाए, अपना वक्तव्य देने की बात की जाए, तो लोकसभा में उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है और इसी के मद्देनजर उनको रिपीट किया गया है। इसी तरीके से अगर हम बात करें विजय बघेल, तो विजय बघेल पर भी पार्टी ने भरोसा जताया है क्योंकि उनको मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल, उनके मुख्यमंत्री रहते उनके सामने उनको उतारा गया था विधानसभा चुनाव में, लेकिन वो चुनाव हार गए, लेकिन पार्टी ने उनको भरोसा जताया है। पूर्वी समुदाय से हैं, बड़ा नेता हैं, इसलिए सामाजिक समीकरण के दृष्टिकोण से भी वो फिट बैठते हैं और उन पर पार्टी ने फिर से भरोसा जताया। बिल्कुल बिल्कुल। कुल मिलाकर के अगर जो देखा जाए तो हम आना चाहेंगे गौरव मिश्रा जी। गौरव मिश्रा जी और उत्तर जी भागीरथ जी हम आपके पास आना चाहेंगे और जानना ये चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के 51 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं और जहां तक हम गलत नहीं हैं तो लखनऊ से राजनाथ सिंह जी हैं और अमेठी से स्मृति ईरानी। कुल मिलाकर के स्मृति ईरानी और लखनऊ से राजनाथ सिंह जी की तो सीटें हैं, लेकिन प्रतापगढ़ से साथ ही साथ इटावा से रामशंकर कठेरिया, कन्नौज, ये जो सीटें हैं इन पर जो प्रत्याशी उतारे गए हैं, इन प्रत्याशियों के उतारने के पीछे बीजेपी का क्या समीकरण रहा है? जी, अगर जो ये स्मृति ईरानी को अगर जो छोड़ दिया जाए और राजनाथ सिंह को छोड़ दिया जाए, लखनऊ और अमेठी की सीट को छोड़ दिया जाए, तो अन्य जो भी प्रत्याशी उतारे गए हैं उनके पीछे के समीकरण क्या हैं, खासकर प्रतापगढ़ और इटावा के लिए? जी गौरव जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, यही सवाल हम लेते हैं डॉक्टर आलोक सोती से, क्योंकि हमारी आवाज गौरव मिश्रा जी तक नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर आलोक सोती। देखिए, मैं लिस्ट देख रहा था, उसमें मुझे ताज्जुब हुआ क्योंकि मैं तो लखनऊ का निवासी हूँ, देखता हूँ उसमें हमको जो है अभी तक राजनाथ जी का नाम नहीं दिखाई पड़ा। हो सकता है हमारे पास वो लिस्ट नहीं है जिसमें हो सकता है उनका नाम आ गया हो, लेकिन यहाँ पे एक नाम देखने लायक है और उस पर विचार करने लायक है राजनीति पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने देखा कि टेनी जो थे मिश्रा जी, जो लखीमपुर से जो थे, उनके बेटे के खिलाफ आपने देखा था किसानों पे जो है गाड़ी चढ़ाने का आरोप लगा हुआ है और वो जेल में भी है। तो इसके बावजूद भी उनको अगर टिकट वहां से मिल रहा है तो आप देख सकते हैं दो बातें कि
आप किस तरीके से ब्राह्मणों का बीजेपी ने ख्याल रखा है और इस बात को प्रूफ करने की कोशिश की है कि हम ब्राह्मणों के साथ हमेशा खड़े हुए हैं। तो ये एक मैसेज जो है जो जाता है आप उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के साथ, ये बड़ा अच्छा है। पहले इस तरीके का आपने देखा था कि बीजेपी में कैरेक्टर देखने नहीं मिलता था, वो कहते नहीं भाई हमारी छवि खराब हो जाएगी, छवि खराब हो जाएगी और टिकट मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता था। लेकिन यहाँ हमको साफ नजर आ रहा है कि जो जिताऊ कैंडिडेट हैं, इसका मतलब है कि उनको किसी भी हालत में बीजेपी टिकट देने के लिए राजी है और कर रही है। अच्छी बात है, क्योंकि बीजेपी से जब मेरी बात होती है उनके बड़े नेताओं से, तो वो कहते हैं कि जब तक हम जीतेंगे नहीं तब तक अपनी विचारधारा को हम नहीं प्रकट कर सकते या उसको हम अमल में नहीं ला सकते, उसके अनुसार हम देश को नहीं चला सकते अपनी विचारधारा का। इसलिए हमको जीतना है और जीतने के लिए जिताऊ कैंडिडेट चाहिए जी। बाकी बनारस से यूजुअल था कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को टिकट मिलना ही था। सर उनका नाम मुझको दिखाई पड़ रहा है और जैसा कि आपने अभी दो नाम का जिक्र किया, तस्करा करा कि स्मृति ईरानी जी का अमेठी से और लखनऊ से राजनाथ जी का, लिस्ट में हमको नाम नहीं दिखाई दिया, लेकिन हमें उम्मीद है कि उनका नाम वहीं से होगा और वो होगा। तो कुल मिला के अगर लिस्ट को देखा जाए तो काफी निकल आई है। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि जो इनके साथ के हैं वो देखने वाली है कि जैसा कि उम्मीद चल रही थी कि 6 सीटें छोड़ेंगे, क्योंकि आपने देखा था अपना दल एस से 2014 की बात हो, जब उनके दोनों बहनें साथ में थी, उसमें बंटवारा नहीं हुआ था, तब भी 2 सीट। और उसके बाद देखिए 2019 में भी अपना दल जो है भले ही अनुप्रिया पटेल वाला था, उनको भी 2 सीटें दी और दोनों पे उनको विजयी हुई। अब की बार 4 सीटें और देने की बात चल रही थी, इसमें ओम प्रकाश राजभर साहब की बात है और उसके साथ आप देख रहे थे संजय निषाद जी की बात है। कि जहां पे उम्मीद की जा रही थी राजनीतिक पंडितों के द्वारा कि आरएलडी को 2 सीटें यहां मिलेंगी, वहां पे अभी उम्मीदवार नहीं घोषित किए गए। बाकी आप देख रहे हैं कि उम्मीदवारों में के चयन में बहुत कम परिवर्तन किया गया है, कोई बड़ा विशेष परिवर्तन होता हुआ नहीं नजर आ रहा है कि कोई बड़े नेता का टिकट कटा हो। जो लखनऊ के पास सीतापुर है, वहां पे भी जैसा पहले था वैसा ही टिकट जो है संजय वर्मा जी को मिल रहा है। तो कुल मिला के ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई अप्रत्याशित लिस्ट आई हो। हाँ, दिल्ली में आप देख सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा अमूलचूल परिवर्तन होता नहीं नजर आ रहा है। और विशेषकर टेनी जो मिश्रा जी हैं, उनको पुनः टिकट दिया गया, उनको पुनः विश्वास किया गया है। इसके लिए जो है हमको ये कहना है कि बीजेपी ने बहुत बड़ा दिल दिखाया। बिल्कुल बिल्कुल हम आपके पास पुनः आएंगे, लेकिन गौरव मिश्रा जी से हमारा संपर्क हो गया है। गौरव मिश्रा जी बीजेपी प्रवक्ता हैं उत्तर प्रदेश से। गौरव मिश्रा जी, जैसा कि अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर आलोक सोती ये बात कह रहे थे कि एक जो लिस्ट जारी हुई है, पहली लिस्ट, इसमें टेनी जी का नाम, चूंकि टेनी जी का नाम विवादास्पद है और इनका नाम भी सूची में शामिल है, तो ये नाम सूची में शामिल और किसान आंदोलन के दौरान एक तरह से कहा जा सकता है कि विवादों में ये थे, फिर भी इनका नाम सूची में आना एक थोड़े से आश्चर्य में तो डालता ही है। क्या कहेंगे आप? विपक्ष किसी भी व्यक्ति का नाम बार बार उछालता रहे और खुद ही उसको कन्विक्ट घोषित कर दे, तो उसके आधार पर ये सारी चीजें तय नहीं होती है। देखिए, हमारी पार्टी के तय हुए हैं वो कई स्क्रीनिंग के बाद हुए हैं, चाहे वो जनता का ओपिनियन लेना हो या फिर प्रबुद्ध लोगों का ओपिनियन लेना हो या फिर कार्यकर्ताओं से सलाह मशवरा करना हो। ये कई स्तर पर ये नाम जाते हैं और उसके बाद ये चीजें तय होती हैं। और इस समय जिस तरीके से उत्तर प्रदेश भूमिका निभा रहा है और तमाम सारी योजनाओं में देश में प्रथम स्थान हासिल कर रहा है, उसमें हमारे जनप्रतिनिधियों का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए वो परिलक्षित भी हो रहा है जिस तरीके से लगभग हमारे कैंडिडेट्स गए हैं, अभी जो लिस्ट जारी हुई है। तो मुझे लगता है कि इस दृष्टि से देखना किसी कैंडिडेट को उचित नहीं होगा और उसका परफॉर्मेंस देखिए, वो अपने क्षेत्र में किस तरीके से उसकी उपस्थिति है, जनता के संवाद कर रहे हैं, केंद्र और राज्य की योजनाएं किस तरह से क्रियान्वित हो रही हैं वहां पर, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसी को केवल विवादास्पद बना देना, तो राजनीतिक मंशा से भी लोग विवादास्पद बनाते रहते हैं, लेकिन उससे ये तय नहीं हो जाता कि वो यहाँ तो विपक्षी दलों ने हार्डकोर माफियाओं को सदन तक पहुंचा दिया,
टेनी जी तो देश के माननीय मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री हैं, क्षेत्र में काम करते हैं, क्षेत्र की जनता में बहुत लोकप्रिय हैं, सुख दुख में लोगों के साथ खड़े रहते हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले इस चुनाव में भी जो घोषित हुए हैं ये अपने प्रचंड बहुमत के साथ सदन में फिर पहुंचेंगे। जी बिल्कुल। हम आना चाहेंगे हमारे राजनीतिक विश्लेषक दिनेश सिंह जी हैं। दिनेश सिंह जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। दिनेश सिंह जी, सवाल आपसे यही है कि टेनी का नाम आया है और अभी जो हमारे गौरव मिश्रा जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं उनका कहना ये था कि ये इसलिए नाम आया है कि किसी को विवादित बना दिया जाए अगर विपक्ष से, तो वास्तव में वो दोषी करार नहीं हो जाता। ये हर तरह से सर्वे हुए हैं, परीक्षण किया गया है, उसके बाद से उनका नाम घोषित किया गया है। क्या लगता है आपको, इसको विपक्ष मुद्दा बना सकते? जी नमस्कार कुशवाहा जी नमस्कार। देखिए, हाँ, विपक्ष तो देखिए कि कुछ भी मुद्दा बनाने, कुछ भी अगर मौका मिलेगा तो वो नहीं छोड़ेगी। क्योंकि देखिए मतलब कि जब चुनावी समय जो होता है, चुनावी मौसम में कुशवाहा जी कोई भी चीज होती है माइलेज लेने के लिए विपक्ष जो है नहीं छोड़ता, और ना उसमें कोई उनको मतलब छोड़ना चाहिए जो भी रहता है। क्योंकि मतलब मुद्दे लेते कि विपक्ष का वैसे भी कम है, तो अगर उसमें उनको अगर ये टेनी वाला मुद्दा मिलेगा तो वो जरूर उठाएंगे। लेकिन देखिए, पब्लिक ट्रायल करना या मीडिया ट्रायल जो है वो मैं ठीक नहीं समझता उसको। तो अपने तरीके देखिए तो मतलब जदों नेताओं कैंडिडेट हैं, उन्होंने काफी अच्छे काम भी किए हैं, कुछ किए हैं, और उस वक्त जब भी रहा कुछ रहा तो उस बारे में अभी मतलब जो लॉ ऑफ कोर्स जो है, तो अपने तरीके से मतलब जो रूल के मुताबिक और जो लॉ के मुताबिक जो कार्रवाई रहेगी तो अपने आप कानून पे करेगा सर। तो उसको लेकर के मीडिया ट्रायल बनाना या किसी जनता के बीच में ट्रायल को लेकर के गलत। ठीक है, हम आपको रोकना चाहेंगे, थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे। दिनेश सिंह जी, हम आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे। हमारे पास शिवराज सिंह चौहान कुछ कह रहे हैं। ये लिस्ट जारी होने के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, आइए पहले हम आपको सुनवाते हैं। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण भारतीय जनता पार्टी का मिशन है और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का अद्भुत और अभूतपूर्व विकास हो रहा है और जन कल्याण के कामों में इतिहास रचा गया है। हम सब राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के मिशन के कार्यकर्ता हैं और पार्टी जो काम उचित समझती है वो काम पार्टी के कार्यकर्ताओं को देती है। अभी पार्टी ने हम जैसे कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के मिशन में गिलहरी की तरह योगदान देने का अवसर पार्टी ने दिया है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प पूरा होने वाला है। उस संकल्प की पूर्ति में अपनी संपूर्ण क्षमता को लगा के हम काम करेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी का, अमित जी का, केंद्रीय नेतृत्व का आभारी हूं। विदिशा से सदैव से मेरा आत्मीय रिश्ता रहा है। तो ये थे हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। दिनेश जी, आपने इन्हें सुना होगा और हमें लग रहा है कि हमारे एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मध्य प्रदेश से शिवम शुक्ला जी, बीजेपी प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पहला सवाल हम आपसे यही कहेंगे कि शिवराज सिंह चौहान जी का ये जो विदिशा से टिकट फाइनल हुआ है, इसके बाद से उनके चेहरे पर थोड़ी सी प्रसन्नता दिख रही है, लेकिन जब से मुख्यमंत्री का पद उन्हें नहीं मिला था मध्य प्रदेश में, तब तक थोड़े से मायूस दिख रहे थे, लेकिन आज हल्की हल्की चेहरे पर प्रसन्नता दिख रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए, शिवराज जी जनसेवक रहे हैं, लंबे समय तक विदिशा की जनता की उन्होंने बतौर सांसद सेवा की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उस क्षेत्र के साथ उनका जुड़ाव था। जाकर के वो उत्साहित होता है और शिवराज जी भी उसी भावना को प्रतिबिंबित कर रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं कि आखिर कैसे एक जनता के सेवक को जब जनता के बीच जाने का अवसर प्राप्त होता है तो वह कितनी सहजता के साथ
स्वीकार करते हैं। शिवराज जी स्वाभाविक तौर पर इन चुनावों में उतर चुके हैं और यह स्पष्ट कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने 29 सीटों पर अपने सर्वश्रेष्ठ प्रत्याशियों का चयन किया है, जो प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे लेकर के जाएंगे। और इन चुनावों में मैं बार बार इस बात को रेखांकित कर रहा हूँ कि हम 3 स्तंभों पर चुनाव लड़ रहे हैं। पहला, प्रधानमंत्री जी की जो पूरे देश में लोकप्रियता है। दूसरा, हमारे संगठन तंत्र की जो कार्य कुशलता है, जो हमारे संगठन का सुदृढ़ीकरण का अभियान है। और तीसरा, हमारी केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन की सरकारों के विकास के कार्यों के बलबूते पर हम इस बात को लेकर के पूरी तरीके से आश्वस्त है कि प्रदेश और देश की जनता इस बार हमें आशीर्वाद देने जा रही है और लोकसभा के चुनावों में अभूतपूर्व विजय भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। जो 370 वोट प्रत्येक बूथ पर बढ़ाने का लक्ष्य लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, उसको हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से हासिल करेंगे और यह चुनाव अपने आप में स्पष्ट कर देंगे कि राष्ट्रवादी धारा की ओर देश की राजनीति किस बात अग्रसर है। चलिए ठीक है, हम आपके पास आएंगे। बात हो रही थी खीरी की और चर्चा बीच में ही रुक गई। दिनेश सिंह जी कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी करें, उसके बाद पुनः थोड़े से उत्तर प्रदेश के प्रत्याशियों पर भी नजर डालेंगे, लेकिन पुनः मध्य प्रदेश पर भी आएंगे। जी, आप सब हमारे साथ बने रहिए। जी दिनेश सिंह जी, आप तक आवाज मेरी जा रही है? आ रही है, मेरी आ रही है आवाज? जी 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 जी, सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहे हैं। जी जी जी, हाँ। तो देखिए, कुछ वजह की प्रत्याशित कुछ घटना ऐसी हुई थी कि जो कि उस वक्त मेरे ख्याल टाली नहीं जा सकती थी, या कुछ ऐसे कुछ घटना कुछ हुई थी। उसके बारे में ठीक है, जो मतलब कानून अपना करता था तो उसने किया, तो उसका लेकिन एक नैरेटिव सेट करने का कार्य करना, तो वो उसको ठीक नहीं समझ। लोकतांत्रिक देखिए प्रक्रिया है और जो लॉ के मुताबिक जो कार्य है वो अपने आप देखिए होगा, तो उसमें एक देखिए मीडिया ट्रायल करना या पब्लिक ट्रायल करना वो थोड़ा उचित नहीं है ऐसे। बाकी देखिए, व्यक्ति जो है उसने अगर एक मतलब कार्य उसका बाई चांस अगर कहीं से कुछ छींटे मारने का कुछ कार्य अगर किया जाए, उसके अलावा जो उसने अगर अच्छे कार्य किए तो उनको भी देखिए नापतोल जब अगर करते हैं तो तराजू के दोनों पलड़े हैं, उनको बराबर किया जाता है। तो टैनी जी तो उन्होंने अपने तरीके से मतलब बहुत सारे कार्य भी जनता के लिए वहां के लिए किए, जितना मुझे जानकारी है। और बाकी उसके अलावा जैसे देखिए, अब अगर आगे जैसे कि अगर जनता जो है वो वहां की अगर चाहती है और उन्होंने अगर उस चीज को अगर लेकर के अपना अगर उनको रखा और जिताऊ कैंडिडेट अगर लगता है, तो देखिए उनको टिकट देने में कोई ऐसी कोई भारी भरकम कोई समस्या नहीं है। और देखिए, भाजपा जो है हमेशा से मतलब एक तरह से चौंकाने वाले जो है, एक बार और रोकना चाहेंगे हम आपको, एक बार और रोकना चाहेंगे। खजुराहो से वीडी शर्मा यानी कि मध्य प्रदेश के प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका क्या कुछ कहना सुनिए। उम्मीदवारों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने की है। मध्य प्रदेश के 29 में से 24 लोकसभा के प्रत्याशी आज घोषित हुए हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी के हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं कि अच्छे कार्यकर्ता जिन्हें टिकट आज 24 उम्मीदवार घोषित हुए हैं, हमें विश्वास है कि आज जो घोषित हुए हैं वो 24 की 24 सीटें तो हम ऐतिहासिक बहुमत से जीतेंगे ही, और 29 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी के अभी 5 लोकसभा प्रत्याशी अभी और पेंडिंग हैं, तो मुझे लगता है कि जल्दी वो घोषित होंगे और 29 की 29 सीटें जीत करके इस बार मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के झोली में 29 कमल के फूल ऐतिहासिक बहुमत से विजयश्री हासिल करके प्रधानमंत्री जी को देंगे। तो ऐतिहासिक जीत की तरफ इशारा कर रहे हैं मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। हम एक बार शिवम शुक्ला जी आपके पास पुनः आएंगे और ये जो इन्होंने बातें कही हैं कि ऐतिहासिक जीत होगा, खजुराहो से पिछली बार भी लड़े थे, इस बार भी इनको रिपीट किया गया है, क्या कहेंगे? किसी दूसरे सीट से भी लड़ाया जा सकता था, खजुराहो से ही क्यों रिपीट किया गया? शिवम शुक्ला जी जल्दी से जवाब दीजिए। एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, EL द्विवेदी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हम आएंगे आपके पास, लेकिन शिवम शुक्ला जी कुछ कह रहे हैं। जी देखिए, सबसे प्राथमिक चीज है हमारे क्षेत्र में जाके लोग हैं, उन्होंने उस क्षेत्र को नर्चर करने का काम उस क्षेत्र के लिए विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता रही है, तो स्वाभाविक तौर पर इसके परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र से उनका टिकट दोबारा किया गया है। जी नमस्ते, हम आप ही के चैनल।
और बुंदेलखंड में जो विकास की उनके द्वारा सौगातें लेके गई हैं, योजनाएं लेकर के गए हैं, वह तमाम चीजों से उस क्षेत्र के लोग लाभान्वित हुए हैं। और स्वाभाविक तौर पर अध्यक्ष जी के वहां से चुनाव लड़ने से पूरा बुंदेलखंड, वैसे भी बघेलखंड और ये जो मध्य भारत का इलाका है हमारे मध्य प्रदेश का, उसके बीच एक धुरी के रूप में, तो स्वाभाविक तौर पर एक ट्रांजिशनल सीट है और उसमें अगर उनके द्वारा चुनाव लड़ा जाता है तो पूरे प्रदेश में इसका एक व्यापक असर जाएगा और इसका फायदा स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी को होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। जीतने के लिए ही तमाम तरह से कवायद करके, सर्वे करके और प्रत्याशियों को उतारा गया है बीजेपी के द्वारा। EL द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। EL द्विवेदी जी, खजुराहो से VD शर्मा को उतारा गया है और विदिशा से पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान को, क्या कुछ कहेंगे? कुल 29 में से 24 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। इन दो लोगों को जो सीटें दी गई हैं, इनके गणित क्या कह रहे हैं? द्विवेदी जी, चलिए, द्विवेदी जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। हम रुख करेंगे उत्तर प्रदेश की तरफ। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करेंगे। हमारे पास जो उत्तर प्रदेश की लिस्ट आई हुई है, गोरखपुर और आजमगढ़, गोरखपुर और आजमगढ़। गौरव मिश्रा जी, आपके पास आना चाहेंगे। हमारी आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो तो गोरखपुर से रवि किशन शुक्ला, हमें लग रहा है कि इन्हें रिपीट किया गया है। आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव निरहुआ। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से क्या लगता है आपको कि अब ये अभिनेता, हालांकि एक तो सांसद हैं रवि किशन शुक्ला, और आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव को जो चुनाव लड़ाया जा रहा है, जीत के प्रति कितनी आश्वस्त है बीजेपी? चलिए, हेलो, हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जी, देखिए कोई, चाहे वो भोजपुरी के सभी स्टार जितने हैं हमारे, सबको पार्टी ने रिपीट किया है। और चाहे वो रवि किशन हो गोरखपुर से, या फिर आजमगढ़ की जो कठिन सीट मानी जाती रही है, समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है, उस गढ़ को ढहाने का काम वहां पर निरहुआ जी ने किया था। वहां पर जनता के साथ जिस तरीके से उनका कनेक्ट है और जितना वो परिश्रम और मेहनत कर, इस बात का प्लस है, सीट इस बार फिर हम जीतेंगे। यद्यपि वहां पर एक प्रत्याशी समाजवादी पार्टी में शामिल करके उस सीट को प्रभावित करने का अपना पूरा पुरजोर प्रयास किया है। के जब परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पक्ष में आएंगे, क्योंकि निरहुआ जी ने जिस तरीके गांव-गांव, व्यक्ति अपने आप को झोंका, एक भारतीय जनता और की योजनाओं की पहुंच और लाभार्थियों तक जिस तरीके से पहुंच बनी है, वो अपने आप में इस बात का प्रमाण दे रहा है कि हम आजमगढ़ को भी फिर पुनः जीतने जा रहे हैं। गोरखपुर में कहीं कोई संशय नहीं है। जितनी भी सीटें हमारी पहले की हैं, अब गोंडा की सीट है वो बदली गई है, है कि लगभग सभी प्रत्याशी हमारे रिपीट किए हैं। और प्रधानमंत्री की जो गारंटी है उसका विश्वास है, आम है कि इस बार 400 पार एनडीए का जो नारा है, वो जनता ने अपने ऊपर, अपने कंधों पर इस नारे को लिया है। और जिस तरीके से राम जन्मभूमि पर भगवान राम मंदिर और उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, और वो आम जनता अपने आप को एक प्रकार से, प्रधानमंत्री जी को इसका धन्यवाद दे, और वो धन्यवाद निश्चित 80 सीट धन्यवाद होगा। वो देखिएगा आने समय में जब परिणाम आता है तो वो इसी प्रकार का परिणाम आएगा। भागीरथ जी, बिल्कुल। और अच्छे परिणाम के लिए ही बीजेपी ने इतना मशक्कत करके प्रत्याशियों के नाम उतारे हैं, तो अच्छे परिणाम आने भी चाहिए। सवाल दिनेश सिंह जी, आप रामशंकर कठेरिया जी 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 इटावा से जी, इन्हें आप एक बार से पूछ रहे थे। रामशंकर कठेरिया बहुत कद्दावर में उनके ऊपर राजनीतिक विद्वेष के कारण मुकदमे लगाए चल, उनकी व्यापक पहुंच है। इसके अलावा
प्रतापगढ़ की जहां तक सीट है तो वहां पर संगमलाल गुप्ता जी सिटिंग एमपी हैं और उनका भी क्षेत्र में बहुत परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से उनके क्षेत्र में गया हूं, जाता हूं, देखता हूं कार्यक्रमों के माध्यम से, तो मुझे लगता है कहीं इसमें कोई पारिशुद्धि नहीं है और बहुत संतुलित, चाहे वो एसटी ओबीसी सबकी 195 में से आप देखिए 100 से अधिक SC ST और जो रिजर्व सीटों को दिया गया है स्थान, तो मुझे लगता है कि ये बहुत नपी तोली लिस्ट जारी हुई है और इसमें हम बहुत प्रचंड बहुमत के साथ सभी सीटों पर विजयश्री प्राप्त करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है भागीरथ जी। जी बिल्कुल। कुल मिलाकर के अगर जो ये देखा जा सकता है कि हम थोड़ा सा रुख करेंगे, ये अपने राजनीतिक विश्लेषक दिनेश सिंह जी के पास जाना चाहेंगे। दिनेश सिंह जी, सवाल यहां पर यह है कि एक तरह से कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भोजपुरी फिल्म अभिनेताओं को राजनीति में प्रवेश दिया जा रहा है, तो इसे भोजपुरी का इनाम कहा जाए क्या कि बीजेपी की तरफ से ऐसा किया जा रहा है, या फिर सीट जीतने की ललक, उनकी लोकप्रियता को भुनाने की बात? दिनेश सिंह जी, चलिए दिनेश सिंह जी कोई भी नेता जब जी 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 जारी रखिए जी, सुन रहे हैं? जी जी हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि कोई भी नेता जब चुनाव में उतरा रहता है तो उस वक्त राजनीतिक पार्टी सिर्फ यही सोच करके, यही लक्ष्य उसका होता है कि कैसे सीट जो है वो जीते हैं। तो उसमें उस तरीके देखिए इनका अपना वर्चस्व है, जैसे कि लोगों से कनेक्ट करने का अपना जो इनका एक आर्ट है वो एक बेहतरीन है उस तरीके से। दूसरा उसके अलावा देखिए कि सर्वे के आधार पर जैसे दिखते देखिए सर्वे है कि अभिनेता इस तौर पे या कलाकार है उस तौर पे नहीं, या भोजपुरी उससे कनेक्ट करते हैं उस तौर पे नहीं सर्वे है। तो उससे पहले जैसे कि एक सर्वे किया गया था कुशवाहा जी, जिसमें कि सभी जैसे कि टैनी जी के बारे में बात करते हैं उनकी भी और इनके बारे में, तो उसमें मान के चले कि 62% से ऊपर जो लोग हैं उन लोग विश्वास जताया था। और बाकी जब ज्यादातर जो सांसद वर्तमान में है तो एक आधे को छोड़ करके बाकी सब पे करीब 60 से लेकर के 75% 80% के आसपास में लोगों ने विश्वास जताया था। कि जैसे कि आप लोगों को क्या लगता है, जैसे उनसे जो प्रश्न पूछे गए कि उनको ये पूछे गए कि लोक कल्याणकारी योजना है उसके बारे में कितने सक्षम है लोग और कितना लागू करवाया, तो उसके बारे में 60 से 75% तक जो लोग हैं उन्होंने हाँ में जवाब उसका दिया। बाकी 25-30% जो लोग आप जानते हैं कि ठीक है विपक्ष में जैसे होते हैं तो प्रश्न को देखिए मतलब बोलेंगे तो वो चीजें हैं। तो देखिए पूरा एक पैरामीटर्स है उसको सेट करके पूरा जैसे एक तरह से पूरी कार्रवाई को करके और पूरा नीचे से सर्वेक्षण करके उसके बाद में जाकर के टिकट देने की प्रक्रिया अपनाई गई है। और दूसरा देखिए ये जो भोजपुरी अभिनेता जिनकी अगर बात करें तो उनके बारे में कुशवाहा जी है कि जैसे लोगों से स्वाभाविक एक जो कनेक्ट है इनका वो पहले से रहा ही है। दूसरा देखिए जनता के बीच में एक नेचुरल कनेक्ट होने के नाते एक एज तो देखिए मिलता है कि अपने आप जैसे उनकी जो फैन फॉलोइंग है तो उसमें जहां पर जब जाते हैं तो अपने आप देखिए क्राउड पुलर एक तरह से होते हैं लोग कि जहां जैसे गए सभा में, अगर किसी सभा में अगर 20,000 लोग आएंगे तो इनको देखने के लिए अपने आप 50,000 1 लाख लोग जो है आ सकते हैं, कोई खास बड़ी बात नहीं है। तो उसको लेके बाद में फिर ये कि आगे फिर ये रणनीति ये रहती है कि कैसे उस जो क्राउड है उसको कैसे वोट्स में तब्दील किया जाए। तो अपने आप में एक तरह से रणनीति बहुत बड़ी है, पूरा सर्व समावेशी एक तरह से लिस्ट है ये कि पूरा हर तरह के वर्ग को, जो पूरा ओबीसी वर्ग हो गया चाहे महिला वर्ग हो गया, और जैसे उसमें देखा कि 47 जो है युवाओं को, जैसे 50 साल से कम जो लोग हैं उनको टिकट दिया गया। तो मतलब अपने तरीके से देख करके सारा पूरे तरीके से और जो तरीके से कोशिश ये की गई है कि किस तरीके से एक भी सीट है उसमें से और ये ना हो कि जो छूटे हाथ से, तो पूरी तरीके से चुनाव मशीन की तरह से और पूरा एक तरह से कंप्यूटर की तरह कार्य करके काम किया गया है। तो अपने आप में तारीफ के काबिल है। बाकी जैसे एक आधी सीट पे कुछ हो जाता है अलग बात है, लेकिन बाकी ज्यादातर जो सीट्स हैं वो जिताऊ सीट हैं और ठीक ठाक तरीके से आगे और प्रदर्शन। दिनेश सिंह जी, हम थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे। एक तस्वीर बॉक्स में चल रही है, ये तस्वीर हम फुल स्क्रीन दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को। ये शिवराज सिंह चौहान जी की ये तस्वीर है और ये संभवतः टिकट या नामों की घोषणा होने के बाद ये आरती उतारती हुई उनकी पत्नी और ये शिवराज सिंह चौहान। ये तस्वीर बहुत कुछ कह जाता है, बहुत कुछ कहा जाता है। अगर जो ये कहा जाए, ये अगर जो तत्कालीन तस्वीर है जो हमारे पास आई है, इसे अगर जो फुल स्क्रीन दिखा सकें तो हमारे दर्शकों को जरूर दिखाएं। एक बार माला पहनाया जा रहा है, एक तरह से विजयश्री मान ली गई है विदिशा सीट से, और एक नई भूमिका में अगर जो केंद्र में पहुंचते हैं तो नई भूमिका में आएंगे हमारे मध्य प्रदेश के मामा, और ये मामी उनका किस तरह से स्वागत कर रही हैं माला पहनाकर, और नज़र उतारना कहते हैं लोटे के पानी से। तो शायद फुल स्क्रीन
कभी अब दिखा दिया जाएगा। लेकिन ये जो चल रहा है, हमारी जो तस्वीर चल रही थी, इसके बारे में थोड़ी सी हमने जानकारी दी है। मध्य प्रदेश की ओर थोड़ा सा रुख करेंगे, आएंगे आपके पास। वरिष्ठ पत्रकार एल द्विवेदी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे पास जो लिस्ट आई हुई है, 24 सीटों की लिस्ट है हमारे पास जो आ चुकी है। इसमें जो महत्वपूर्ण चीजें हैं एल द्विवेदी जी, बड़ी देर के बाद हम आपके पास आए, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन जो प्रश्न होंगे वो देर से आए दुरुस्त आए वाले ही होंगे। ये मंडला से फग्गन सिंह कुलस्ते और गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट मिला है। साथ ही साथ अगर जो बात करें विदिशा की, तो आप जान ही रहे हैं, भोपाल से आलोक शर्मा को टिकट मिला है। ये राजगढ़ से रोड मल नागर को टिकट मिला है। सवाल लेते हैं, ये तो चलते ही रहेंगे, 24 नाम हैं और स्क्रीन पर आपको मिलते रहेंगे, हमारी चर्चा भी चलती रहेगी। एल द्विवेदी साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि पहले अगर जो भोपाल की बात कर लें, चलिए ये गुना और मंडला की बात बाद में करेंगे, भोपाल की बात कर लें तो आलोक शर्मा को टिकट दिया गया है। विधानसभा चुनाव हमको लग रहा है कि हारे हुए थे, पार्टी ने क्या देखा होगा? देखिए देवेंद्र जी, ओवरऑल अगर हम बात कर लेते हैं 195 उम्मीदवार की जो भारतीय जनता पार्टी ने आज घोषित किए हैं, उसमें कहीं ना कहीं 28 महिलाएं हैं और 47 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी आयु 50 साल से कम है। एससी वर्ग से 27 लोग करीबन को टिकट मिला है, एसटी वर्ग से 18 लोगों को टिकट मिला है और ओबीसी से 57 लोगों को टिकट मिला है। तो ये एक भूमिका है ओवरऑल देखेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि 50 साल से ऊपर के ज्यादा उम्मीदवारों को टिकट नहीं देंगे, तो अगर हम जिसमें बात करते हैं तो 47 उम्मीदवार, 47 ऐसे उम्मीदवार हैं जो उनकी आयु 50 साल से कम है। दूसरी ओर ओबीसी की अब जो एक बार बीच में बातचीत चलती थी, तो ऐसे 57 लोगों को इसमें चयन किया गया और महिलाओं को भी इसमें ज्यादा से ज्यादा टिकट देने की भूमिका बताई गई है। करीबन 28 ऐसी महिलाएं जिनमें टिकट दिया गया है। अब आ जाते हैं हम भोपाल की बात, जैसे आपने मुझसे प्रश्न पूछा कि भोपाल से आलोक शर्मा जी को टिकट दिया है, लोकप्रिय चेहरा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को टिकट दिया है। तो आप ये जब लिस्ट देखेंगे तो इसमें ज्यादातर वही लोग हैं जो लोकप्रियता के आधार पर जो जीत कर आए थे। लेकिन अगर हम भोपाल की बात करें तो भोपाल से आलोक शर्मा जी को टिकट दिया, लेकिन वह विधानसभा चुनाव अपना हार चुके थे। तो एक बार पार्टी ने उन पर और भरोसा जताया है, वह लोकसभा में कुछ अच्छा प्रदर्शन करके विजयी श्री हासिल करे। तो ऐसे ही अगर हम बात कर लेते हैं अन्य जिलों की, जैसे मंडला में फग्गन सिंह कुलस्ते जी को टिकट मिला है और अन्य जो क्षेत्र है वहां पर भी नामों को रिपीट किया गया है। तो लोकप्रियता के आधार पर मुझे ऐसा लगता है कि टिकट की घोषणाएं हुई हैं कि किस प्रकार से ज्यादा टिकट दे करके लोकसभा की सीटें जो है वह बढ़ाई जाएं। तो कुल मिलाकर के अगर जो देखा जाए तो भोपाल लोकसभा सीट की अगर जो हम बात करें तो आलोक शर्मा को टिकट दिया गया है। आप कह रहे हैं कि लोकप्रियता के हिसाब से ये देखा गया है कि लोकप्रियता, हाँ, और ये तस्वीरें एक बार देख लीजिए आप लोग, हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। ये तस्वीर मामा और मामी की, मध्य प्रदेश के मामा और मामी की तस्वीर विदिशा से टिकट मिलने के बाद, यानी कि नाम की घोषणा होने के बाद लोकसभा सीट से, और ये पूजा अर्चना की जा रही है। वास्तव में ये भारतीय संस्कृति और परंपरा का द्योतक है जो वास्तव में हर घर में अगर जो देखा जाता है, हर घर में देखा जाता है। हमारे भारत में ही ये ऐसा हो सकता है कि पत्नी की कुछ कामयाबी पर पत्नी उनकी पूजा अर्चना कर उनके पैर छुए। ये भारत में ही हो सकता है और किसी दूसरे देश में नहीं हो सकता। जी, ये पूरी तस्वीरें, ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। चर्चा हो रही थी लोकसभा भोपाल की, भोपाल लोकसभा सीट की चर्चाएं हो रही थी और आलोक शर्मा को टिकट देने की बात चल रही थी। आलोक शर्मा विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। ऐसे में अगर जो ये भी कहा जा सकता है कि जो विधानसभा चुनाव में हालांकि एक छोटा क्षेत्र होता है और भोपाल लोकसभा की बात करें तो इसमें 8 विधानसभाएं हैं। एक विधानसभा में चुनाव लड़े और वहां नहीं जीत पाए तो 8 विधानसभा में एक तरह से चुनाव लड़ना है उनको, 8 विधानसभाओं को कवर करना है। तो कैसे हो पाएगा ये, द्विवेदी साहब?
बिल्कुल निश्चित तौर पर, जैसे मैंने आपको बताया के आधार पर टिकट का इसमें वितरण हुआ है और उनको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि भोपाल एक ऐसी राजधानी है जिसमें आपको लगातार मेहनत और सक्रियता आपको बनानी पड़ेगी, क्योंकि जब विधानसभा होता है तो एक दायरा आपका सीमित हो जाता है, लेकिन जब लोकसभा की बात करते हैं तो एक दायरा आपका बढ़ जाता है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके किस प्रकार से जन समर्थन मिले, किस प्रकार से ज्यादा लोग आपको वोट करें, इसके लिए आपको सतत जनसंपर्क करना पड़ेगा। और हो सकता है आपको ऐसी जगहों पर भी जाना पड़ेगा जहां पर भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक कम है, और किस प्रकार से उस जगह से भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बढ़ाया जा सके, ये एक सबसे महत्वपूर्ण चुनौती होगी वर्तमान जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी ये चुनौती होगी कि किस प्रकार से ज्यादा वोट बैंक वहां से और वोट शेयर परसेंटेज बढ़ पाए। लेकिन ऐसे में एक चीज, एक गणित जो हमने देखा है और आंकड़ों पर मैंने गौर किया है, तो अगर 2000 अगर जो विधानसभा की बात करें, विधानसभा चुनाव की जो 8 विधानसभाएं उनमें देखा गया है कि बीजेपी के वोट प्रतिशत भोपाल लोकसभा में कम हो रहे हैं। ऐसे में जो विधानसभा चुनाव हार चुका है, ऐसे प्रत्याशी को उतारना कौन से गणित का नमूना हो सकता है? ये देखिए, कहीं ना कहीं हिंदुत्व की और जो सनातन की एक लहर चल रही है, उसके आधार पर मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा उन्होंने ऐसा समिति या केंद्रीय चुनाव समिति जो बैठी होगी उसमें ये देखा होगा किस प्रकार से वोट शेयर परसेंटेज बढ़ सकता है और आने वाले इस विषय का किस प्रकार से आगे फायदा मिल पाएगा। क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि 57 ओबीसी उम्मीदवारों को दिया है, 28 महिलाओं को टिकट दिया है, 47 ऐसे उम्मीदवार है जिनकी आयु 50 साल से कम है। तो ये जो फैक्टर होता है, ये कहीं ना कहीं ओवरऑल फैक्टर इसको देखा जाता है और किस प्रकार से वोट शेयर का परसेंटेज बढ़ाया जाए, जातीय समीकरण कैसे बढ़ाया जाए, ये सबको देखा जाता है। इसके आधार पर मुझे लगता है भोपाल, विदिशा, गुना, राजगढ़ ऐसे जो जिले हैं, महत्वपूर्ण जिले जो महत्वपूर्ण लोकसभा सीट है, वहां पर पार्टी ने वही टिकट को रिपीट किए हैं और दारोमदार उनके ऊपर ही छोड़ा है कि कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा इन सीटों पर चुनाव जीत पाए। क्योंकि अभी 24 सीटें ये जो ऐसी सीटें थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत वोट बैंक देखा जा रहा था शुरू। तो और ऐसी कुछ सीटें हैं जब हम टीकमगढ़ की बात कर ले, वीरेंद्र खटीक को वहां से टिकट मिला है, राजगढ़ से रोडमल नागर को मिला है ना। तो ये कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर लगातार रिपीटिशन हुआ है टिकटों का। तो पार्टी ने उन शहरों पर अपनी एक विश्वसनीयता जताई है और उनको ऐसा विश्वास है कि शायद इन सीटों से ज्यादा कैंडिडेट जीत जाएंगे और जहां पर वोट बैंक ज्यादा है तो आने वाले लोकसभा चुनाव में विजयश्री हासिल हो सकती है। चलिए ठीक है, हम हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्यम शर्मा इस समय बीजेपी कार्यालय, भोपाल बीजेपी कार्यालय पर पहुंच चुके हैं और क्या वहां की स्थितियां हैं और कैसी रंगत है कार्यालय की, हम उनसे जानना चाहेंगे। हमारे संवाददाता सत्यम शर्मा हमारे साथ अभी थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे और जैसे ही वो जुड़ जाते हैं बीजेपी कार्यालय की रंगत हम जरूर दिखाएंगे कि भोपाल कार्यालय पर क्या स्थितियां हैं और क्या हो रहे हैं। फिलहाल हम अपने दर्शकों को मामा मामी का ये जो नाम की घोषणा के बाद जो पूजा अर्चना चल रही है, हम बार बार भारतीय संस्कृति को ये दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर के देखा जा सकता है, थोड़ी सी इस पर भी चर्चा कर ली जाए कि ये पति, ये तस्वीर देखने से ऐसा लगता है कि एक पति को कामयाबी मिलती है तो पत्नी कितनी खुश होती है। हालांकि अभी नाम की घोषणा हुई है विदिशा से शिवराज सिंह चौहान की, और उनकी पत्नी जो हैं उनका पूरा आरती उतार रही हैं, पूजा अर्चना कर रही हैं और फूल माला पहना रही हैं और पैर भी छू रही हैं। तो इसको किस रूप में आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में? निश्चित तौर पर देखिए, ये भारतीय संस्कृति है और जब हमारे यहाँ कोई भी शुभ अवसर होता है तो कोई भी व्यक्ति हो उसका तिलक किया जाता है, उसको फूल माला पहनाई जाती है। तो ये भारतीय संस्कृति है जिसको सभी लोग मानते भी हैं और ये पुरातन काल से चला हुआ आ रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज देखिए एक बहुत शुभ अवसर है, लोकसभा प्रत्याशियों की सूची आई हुई है और आप देखिएगा पहली सूची में ही 24 नाम आ गए हैं और वह ऐसे नाम है जो कहीं ना कहीं जिनको पूर्व में मिल चुकी है। दूसरी ओर अगर हम बात कर लेते हैं शिवराज सिंह चौहान जी की, तो एक वह
लोकप्रिय चेहरा है। पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के वह सरकार में वह मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने कई ऐसी अभूतपूर्व योजनाएं लेकर आए जिससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बढ़ा है। और ज्यादा से ज्यादा इस बार अब जब आपने विधानसभा चुनाव देखे तो ज्यादा से ज्यादा सीटें भी उनको यहाँ पर मध्य प्रदेश में मिली हैं। तो ये जब एक लोकप्रियता किसी व्यक्ति की बढ़ती है तो उसको अपनी संस्कृति से, सनातन से और जो पूर्व की जो विचारधाराएं हैं उनसे जुड़ के रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप उनसे हटके जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको उसका भुगतान भी करना पड़ेगा। तो जब हम ये जो आप फुटेज दिखा रहे हैं इसमें अब भारतीय संस्कृति की एक झलक है वह आपको देखने को मिल रही है। जी, हमारे संवाददाता सत्यम शर्मा इस समय जुड़ चुके हैं, बीजेपी कार्यालय के बाहर हैं और वहां की क्या रंगत है सत्यम शर्मा, हम आपसे जानना चाहेंगे पहली लिस्ट जारी होने के बाद। बिल्कुल, देखिए बीजेपी में पहली लिस्ट जारी होने के बाद अब लगातार बीजेपी में जश्न का माहौल है। खजुराहो और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा को एक बार फिर खजुराहो से मौका दिया गया है। उसके साथ ही देखिए शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से उतारा गया है। पहले भी बातें चल रही थी कि शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से मौका मिल सकता है, इस बार लोकसभा सांसद का चुनाव लड़ेंगे। और जब पूर्व में मंत्री एक आए हुए थे तो उन्होंने भी इशारा किया था कि लोकसभा का चुनाव शिवराज सिंह चौहान लड़ सकते हैं। उसके तहत अब देखिए विदिशा से एक जो परंपरागत सीट बीजेपी की मानी जाती है, पहले अटल बिहारी वाजपेयी भी कभी यहाँ से सुषमा स्वराज लड़ा करती थी, तो वो सीट पर अब शिवराज सिंह चौहान लड़ेंगे। भोपाल की बात करें तो भोपाल में जरूर एक चौंकाने वाला निर्णय है। हालांकि रायशुमारी में आलोक शर्मा का नाम जरूर आगे चल रहा था। आलोक शर्मा के साथ साथ रामेश्वर शर्मा और वी.डी. शर्मा के साथ नरोत्तम मिश्रा का भी नाम चल रहा था, लेकिन रायशुमारी होने के बाद जो है वी.डी. शर्मा को छतरपुर खजुराहो से उतारा गया है और आलोक शर्मा को मौका दिया गया। प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम यहाँ से काट दिया गया है। तो प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जिस तरह से संगठन चाहती थी प्रज्ञा सिंह ठाकुर उस तरह से करेंगी, उस तरह से परफॉर्मेंस उनका रहा नहीं, जिसकी वजह से उनका नाम कटा। और आलोक शर्मा महापौर रह चुके हैं, पूरे भोपाल का एक्सपीरियंस है उनको, भोपाल की जनता उनको मानती है क्योंकि भोपाल के महापौर रह चुके, पहले भी उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, संगठन की पहली पसंद भी थे और बीजेपी ने विधानसभा चुनाव भी लड़ाया था। हालांकि ऐसी जगह से चुनाव लड़ाया था कि जहां से बीजेपी की सीट वहां से अभी तक तो फिलहाल नहीं आई है। लेकिन जिस तरह से निर्णय लिए गए हैं, मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल की बात करें, राजधानी भोपाल की और कार्यालय की, बीजेपी के कार्यालय की बात करें तो यहाँ अच्छा खासा जश्न का माहौल है। वी.डी. शर्मा वहां पर सबको बताते हुए नजर आए कि 24 सीटें जिन पर घोषित हुए हैं प्रत्याशी, उनके नाम बताते हुए नजर आए हैं। जो दर्शन सिंह चौधरी है होशंगाबाद से, हमने सुबह ही बात की थी कि दर्शन सिंह चौधरी को चूंकि किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष है, उनको निश्चित तौर पर मौका मिल सकता है इस बार चुनाव में। तो दर्शन सिंह चौधरी को एक बार पहली बार उनको मौका मिला है और किसानों का एक जो प्रतिनिधित्व करते हैं दर्शन सिंह चौधरी, जिस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं, तो माना यह भी जा रहा था कि किसान मोर्चे की तरफ से उनको मौका मिल सकता है। तो देखिए सभी क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण बैठाते हुए ही बीजेपी ने किया है और बीजेपी में लगातार जश्न का माहौल भी है। जो के समाज जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं उनके जो समर्थक है वो लगातार बीजेपी कार्यालय पहुंच रहे हैं। अब राव उदय प्रताप सिंह की बात है तो राव उदय प्रताप सिंह की ही जगह जो दर्शन सिंह चौधरी को उतारा गया, पिछली बार सांसद थे, उनको विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद वो सीधे विधानसभा में आ गए और उनकी टिकट खाली थी। वैसे जबलपुर में भी खाली थी सीट, वहां से भी दूसरे को मौका मिला है। तो कुल मिला के बीजेपी ने जातिगत समीकरण सीधी से देखिए तो राजेंद्र मिश्रा को भी टिकट दिया है, लेकिन जनार्दन मिश्रा का माना जा रहा था कि टिकट कट जाएगा, लेकिन जनार्दन मिश्रा को एक बार फिर से रीवा सांसद से टिकट मिला है। वहीं गणेश सिंह का भी माना जा रहा था क्योंकि विधानसभा चुनाव लड़े थे और विधानसभा चुनाव में उनको करारी हार का सामना करना पड़ा था, तो माना यह भी जा रहा था हो सकता है सांसद से गणेश सिंह का टिकट कट जाए, लेकिन गणेश सिंह को वापस से टिकट दे दिया गया है। फिलहाल तो भोपाल में देखिए जो आलोक शर्मा के समर्थक है वो अच्छा खासा खुश है और जो पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान है उनके घर में भी तिलक लगाकर, जो उनकी धर्म पत्नी है उन्होंने तिलक लगाकर उनका अभिवादन किया, स्वागत किया, जिस तरह से परंपरा भारतीय संस्कृति की रही आई है, रीति रही है उस तरह से। और वी.डी. शर्मा ने भी सबको मिठाइयां और जो वो खिला करके और सबको बताया कि वी.डी. जो जिसमें दर्शन सिंह चौधरी शामिल थे, वी.डी. शर्मा भी शामिल थे, तो सभी नेता लगभग शामिल है। यहाँ पर करीब करीब अब लोगों का जमावड़ा होता जा रहा है और कल देखिए अब कल से रणनीति बनने लगेगी। बाकी 4 सीटें जो बाकी है उनके लिए भी रणनीति बनाई जाएगी। छिंदवाड़ा, धार, बालाघाट और एक सीट और जो है उस पर अभी प्रत्याशी घोषित नहीं हुए हैं। तो बीजेपी के कार्यालय के बाहर अच्छा खासा जश्न का माहौल है। प्रत्याशी आलोक शर्मा और दर्शन सिंह चौधरी के जो समर्थक है वो वहां पर मौजूद है। वी.डी. शर्मा जश्न में शामिल हो जाइए और देखिए कि क्या क्या कुछ इस जश्न में होता है। फिलहाल घड़ी की जो सुइयां हैं ये इजाजत नहीं देती कि हम और भी इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद द्विवेदी साहब आपका भी और सत्यम शर्मा आपका भी। तो सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद जो जुड़े और इस चर्चा में भाग लिया। बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है और कुल मिलाकर के इस लिस्ट में 195
लोकसभा प्रत्याशियों के नाम है, यानी कि ये बीजेपी ने लोकसभा के 195 सीटों के प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में 29 में से 24, उत्तर प्रदेश में अगर जो देखा जाए तो 80 में से 51 और छत्तीसगढ़ में अगर जो देखा जाए तो 11 की 11 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। तो कुल मिलाकर के अब जो है लड़ाई ठन गई है। अब देखना होगा कि कांग्रेस क्या करती है और दूसरी लिस्ट जो आती है बीजेपी की उसमें क्या होता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।